आप लोगों के सामने मैं मुखातिब हो रहा हूँ। ये इसके पहले वाला अपना जो सेशन था वो बुंदेलखंड के इतिहास पर केंद्रित था, और अब ये प्योरली हिस्ट्री ऑफ सागर पर फोकस्ड है। एक इसके पहले वाला सेशन था वो बहुत बड़े इतिहास को बहुत कम समय में आपके सामने प्रस्तुत करना था। यह दायित्व दिया गया था एचआरडीसी के डायरेक्टर साहब द्वारा, और अब एक एक जिले के इतिहास को इतने ज़्यादा समय में आपके सामने प्रस्तुत करने का दायित्व अब आपके सामने मेरे ऊपर है। अब इसमें सागर का इतिहास, इसको मैंने इसलिए लिखा है सागर का गौरवशाली इतिहास, कि ये तो आप मान के चलिए कि जो व्यक्ति जहाँ रहता है वहाँ की उसको गौरवशाली ही बताता है, लेकिन सागर का जो इतिहास है वो गौरवशाली मैंने जो लिखा है, इसका अर्थ आप पूरा प्रेजेंटेशन के बाद जान पाएंगे। ये सागर का मानचित्र आपके सामने है। आप देख रहे हैं कि भारत के हृदय स्थल में आपको मध्य प्रदेश दिखाई दे रहा है, और मध्य प्रदेश के हृदय स्थल में आपको सागर दिखाई दे रहा है। सागर का ये मानचित्र आपके सामने है। इसके बाद आपको बता दें कि जैसा कि मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि जब बुंदेलखंड में क्रांति की तीव्रता अत्यंत बढ़ गई थी, तो ब्रिटेन में द पंच और इलस्ट्रेटेड लंदन, इन दोनों समाचार पत्र में यह नियमित रूप से आ रहा था कि बुंदेलखंड में क्रांति की तीव्रता अत्यंत बढ़ चुकी है, और सागर में कई अंग्रेज स्त्री पुरुष किले में कैद हैं, और उनको वापस निकालना और बुंदेलखंड में क्रांति का दमन करना। तो ये दो दायित्व थे, और उन्होंने देखा कि इस समय पूरे ब्रिटेन में सबसे बहादुर सेनापति कौन है, हु इज़ द मोस्ट पावरफुल। तो इसमें जो जस्ट उसी समय क्रीमिया का युद्ध हुआ था, और इन द क्रीमियन वार जो ब्रिगेडियर जनरल ह्यूरोज थे उनको उसमें अपनी बहादुरी के लिए इनाम मिला था, ये ही वाज अवार्डेड फॉर दैट। तो ब्रिगेडियर जनरल हीरोज को स्पेशली कहा गया था कि आप जाइए और बुंदेलखंड में क्रांति का दमन कीजिए, और इस प्रकार ये आए थे। और इन्होंने जो लिखा है आर्काइवल सोर्सेज में, आप राष्ट्रीय अभिलेखागार में आप देखेंगे तो एक हमें पत्र मिलता है 21 दिसंबर 1857 का, जो ब्रिगेडियर जनरल हीरोज ने ब्रिटिश सरकार को लिखा था, और उस पत्र में सागर के महत्व के बारे में बताते हैं कि सागर का जबलपुर से अधिक महत्व है। सेंट्रल इंडिया की तो ये आयुधशाला ही है, यहाँ पर शास्त्रादि बनाए जाते हैं, और सागर की स्थिति ऐसी है कि यह मध्य में है, और यहीं पर शस्त्रों का निर्माण करके समस्त भारत में शस्त्र भेजे जाते हैं। सागर एक ऐसा मकाम है जहाँ सेंट्रल इंडिया की फौजें तथा ब्रिटिश सेना एकत्रित होकर विद्रोही का दमन कर सकती है। तो ये जो लेटर है इसका उल्लेख मैंने आपको इसलिए किया कि इससे ये पता चलता है कि ब्रिगेडियर जनरल हीरोज भी बेहतर ढंग से जानते थे कि हाउ इम्पोर्टेंट सागर इज, सागर का उनकी नज़रों में कितना महत्व था। इसके बाद आपको बता दें कि ये आज से 50,000 वर्ष पहले पुरापाषाण कालीन जो मानव था वो यहाँ पर विचरण करता था। यहाँ पर ज़िले में बीना नदी, गधेरी नदी, सुनार नदी, बेबस नदी, धसांग नदी, इन सभी नदियों के किनारे उनके विवरण के उल्लेख मिलते हैं। और जो 1958 में प्रोफेसर एम जी दीक्षित ने नरियावली और प्रोफेसर के डी वाजपेयी ने आवचंद की गुफाओं में चित्रित शैलाश्रों की खोज की थी, वो पाषाणयुगीन मानव के विचरण करने और यहाँ पर गुफाओं में शैल चित्र निर्माण करने के प्रमाण हमारे पास हैं। यहाँ पर आवचंद की गुफाएं हैं हमारे पास नरियावली में, और वहाँ जाकर यह पता चलता है कि जिस प्रकार भीमबेटका की गुफाओं में मानव फुर्सत के क्षणों में चित्रकारी करता था, ठीक उसी प्रकार के चित्र हमें यहाँ आवचंद की गुफाओं में मिल रहे हैं। तो इट शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ सागर इन एंशिएंट पीरियड टू। अब नाउ ये जो सागर है, सागर का नाम सागर क्यों पड़ा, इसके पीछे अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि तालाब के कारण इसका नाम सागर चला, यहाँ तालाब था इसलिए इसका नाम सागर पड़ा। लेकिन तालाब तो कई जगह था, तो हर जगह जहाँ तालाब है वहाँ पे सागर नाम पड़ जाए तो मुझे ये थोड़ा ठीक नहीं लगा। लेकिन एक और विद्वान है, उन्होंने सागर के बारे में कहा है कि 100 गढ़ से सागर नाम अस्तित्व में आया, वह मुझे ज़्यादा बेहतर और सही लगा। इसका उल्लेख हम आगे प्रेजेंटेशन में करेंगे। तो सागर का जो तालाब, इसके आगे मैंने ऐतिहासिक इसलिए जोड़ा है कि यह एक ऐतिहासिक तालाब है, और अगर इसका निर्माण नहीं होता तो शायद सागर भी अस्तित्व में नहीं आता। जैसे कि फ्रांस की क्रांति में नेपोलियन ने कहा है कि अगर क्रांति नहीं होती तो नेपोलियन का भी अस्तित्व नहीं आ पाता।
तो बट फॉर रेवोल्यूशन नो नेपोलियन बोनापार्ट। यहाँ पर भी मुझे लगता है कि अगर तालाब नहीं होता तो संभवतः सागर शहर भी अस्तित्व में नहीं आ पाता। जिस आप कई इसमें हिस्ट्री के अलावा भी अनडिसिप्लिन से भी आप लोग हैं, लेकिन यह तो आप सभी लोगों ने सुना होगा बेहतर ढंग से कि जिस प्रकार विश्व की 4 प्रमुख सभ्यताएं नदी के किनारे विकसित हुई हैं। जैसे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है वो दजला फरात नदी के किनारे पर निर्मित हुई थी, और मिस्र नदी के किनारे पर, नील नदी के किनारे पर मिस्र की सभ्यता विकसित हुई थी। सिंधु नदी के किनारे पर सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई, और हांगो नदी या येलो रिवर या पेली नदी के तट पर चीन की सभ्यता विकसित हुई। ठीक उसी प्रकार सागर के तालाब के बनने के बाद यहाँ पर सागर अस्तित्व में आया, और जिस प्रकार मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार सागर को लाखा बंजारा का उपहार कहा जाता है। लाखा बंजारा तालाब का उपहार कहा जाता है। अब यहाँ पर तालाब को मैंने लाखा बंजारा कहा, तो इसको तालाब को लाखा बंजारा क्यों कहते हैं, इसके पीछे भी एक कहानी है। आपको बता दें कि लाखा बंजारा कोई बंजारे का नाम नहीं है। एक्चुअली बंजारे अपने समूह के साथ घूमते थे, और जिस बंजारे के पास 1 लाख से अधिक गाय बैल होते थे उस बंजारे को लाखा बंजारे की उपाधि से विभूषित कर दिया जाता था। तो 1600 ईस्वी के आसपास यहाँ सागर में कुछ नहीं था, सिर्फ चारों ओर घाटियाँ थी और बीच में समतल मैदान था। लेकिन इसकी सामरिक स्थिति को ब्रिगेडियर जनरल हीरोज के पहले लाखा बंजारे ने जान लिया था, और वो यहाँ पर अपना पड़ाव डालता था। बंजारों के पड़ाव टाडा कहलाते थे, और ये लाखा बंजारा जो था वो भी यहाँ पर पड़ाव डालता था और नमक गुड़ का व्यापार करता था। यहाँ से गुड़ पूरे भारत में सप्लाई करता था, और नमक समुद्र के किनारे गुजरात से लेकर आता था, यहाँ पर नमक का व्यापार करता था। तो इस प्रकार गुड़ नमक का व्यापार ये निरंतर इसका चलता रहता था लाखा बंजारे का। और लेकिन जो इसके साथ जो सबसे बड़ी समस्या थी, ये आपको एक स्टेचू पर फोटो दिख रहा होगा, ये लाखा बंजारे का फोटो नहीं है, आपको बता दें ये पद्माकर का फोटो है। जो कवि पद्माकर हैं सागर के बड़े प्रख्यात कवि थे, और ये पद्माकर का फोटोग्राफ है, लेकिन ये तालाब के किनारे निर्मित किया गया है, तो इसलिए है नहीं। तो अब आपको बता दें कि इसको ये लाखा बंजारा ने यहाँ पर पानी की कमी से जूझ रहा था। इसके गाय बैल पानी की कमी के कारण ख़त्म हो रहे थे, क्योंकि ये गर्मियों में ज़्यादा घूमते नहीं थे, एक जगह पड़ाव डालते थे। लेकिन सागर में जो पड़ाव था वहाँ सबसे बड़ी समस्या थी स्कैर्सिटी ऑफ वाटर, पानी की यहाँ विकराल समस्या थी। आपको बता दें पानी की समस्या से पूरा का पूरा बुंदेलखंड हमेशा से जूझता रहा। पथरीला क्षेत्र है बुंदेलखंड, और पानी के बारे में आपको बता दें कि बुंदेलखंड में बांदा, जैसा कि मैंने बताया था आपको, मस्तानी और पेशवा के वंशज बांदा में रहे थे। बांदा के पास पठारी इलाका है, और वहाँ पर कोल मड़ैया आदिवासी निवास करते हैं, और वहाँ पानी की इतनी कमी है कि वहाँ जो आदिवासी महिलाएं हैं वो कम से कम 3-4 किलोमीटर पानी लेने जाती हैं, और जब पानी लेने जाती हैं वहाँ पर एक भौरा तालाब से पानी लेती हैं और गगरी सिर पर रखती हैं, और रास्ते में उनको डर रहता है कि कहीं ये क्योंकि पथरीली जगह ठोकरी लगकर गगरी फूट ना जाए, तो उनकी इसकी बड़ी चिंता रहती है, क्योंकि पानी का महत्व कीमत वे जानते हैं। तो वो रास्ते भर बोलती जाती हैं कि भौरा तेरा पानी गजब कर जाए, गगरी ना फूटे खसम मर जाए। यानी कि मतलब आप सोचिए कि पति से ज़्यादा कीमती उनके लिए पानी है। और ऐसी एक प्रथा है कि उनको लगता है कि अगर हम ये गाते गाते जाएंगे तो ना तो गगरी फूटेगी और पति भी सुरक्षित रहेगा। तो भौरा तेरा पानी गजब कर जाए, गगरी ना फूटे खसम मर जाए। इससे पता चलता है बुंदेलखंड में पानी का कितना महत्व है। और बुंदेलखंड में उस समय कई राजे रजवाड़े तालाब बनवा रहे थे। बुंदेलखंड के वीर सिंह देव ने तालाब बनवाया था। इवन उसी समय उदयपुर के एक मैडम उदयपुर से भी हैं, तो वो बेहतर ढंग से जानती होंगी। उदयपुर में भी जो पिछोला झील है वो छीतर बंजारे के द्वारा बनवाई गई, और दूध तलाई झील वो भी छीतर बंजारे के द्वारा बनवाई गई। तो बंजारों द्वारा तालाब बनवाने की परंपरा चली आ रही थी। यहाँ बुंदेलखंड के राजे रजवाड़े भी उस समय तालाब बना रहे थे। कई तालाब उस समय अस्तित्व में आते हैं। तो लाखा बंजारों को लगा कि क्यों ना हम भी यहाँ पर एक तालाब बना दें, और तालाब बन जाएगा तो हमारी पानी की कमी दूर हो जाएगी। क्योंकि वो सागर के महत्व को देखते हुए सागर न छोड़कर सागर को ही अपने रहने योग्य बनाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ थे। ये बताता है कि सागर का कितना महत्व था। नहीं तो वो तो बंजारा था, पूरे भारत में उसका विचरण था, चाहता तो कहीं पर भी अपना
टांडा डाल सकता था, लेकिन उसको सागर के महत्व का पता था, सागर के प्राकृतिक दृष्टि से सौंदर्य का पता था, तो उसने यहाँ तालाब बनवाया। अब ये किंवदंती है, इस तालाब के साथ एक रोचक किंवदंती आप गौर से सुनिए कि कहा जाता है इसने तालाब तो बना दिया लेकिन तालाब में पानी नहीं निकला। तो जब पानी नहीं आया तो बड़ा उदास हुआ वो, और दिन रात उसी पानी की चिंता में डूबा रहता था। उसकी पत्नी धारा और वो पानी की चिंता में डूबे हुए थे। इसी बीच कहते हैं कि एक दिन रात को उसको वरुण देवता ने स्वप्न दिया, तो वो एकदम स्वप्न उठ के जब अचानक बैठा तो उसकी पत्नी धारा ने पूछा कि क्या हो गया स्वामी, एकदम अचानक ऐसा बैठ क्यों गया। तो वो बताता है कि बड़ा विचित्र स्वप्न मैंने देखा है कि वरुण देवता मेरे स्वप्न में आए और उन्होंने कहा है कि अगर तुम अपने पुत्र मिट्टू और पुत्र वधु सुखिया का बलिदान कर दो तो ये तालाब जो आपने खोदा ये पानी से भर जाएगा। तो बड़ा विचित्र स्वप्न था, वो शेयर करता है, तो बड़े दोनों उदास हो जाते हैं। तो उसी समय उसका जो पुत्र था मिट्टू वो भी इस बात को सुन लेता है। तो मिट्टू कहता है कि पिताजी आप चिंता क्यों करते हैं, अगर पानी आ जाने से या मेरे मृत्यु मेरे बलिदान से यहाँ पर पानी आता, हमारे लाखों गाय बैल पानी की कमी से उभर पाते हैं, तो ये मेरे लिए गौरव की बात होगी। तो आप बिल्कुल तनिक भी चिंता ना करें, आप सहर्ष मेरा बलिदान कर दें। तो वो कहता है कि नहीं, उसमें साथ में ये भी कहा गया कि पुत्र वधु, तो जो उसकी पुत्र वधु सुखिया थी वो भी इसको सुन रही थी आड़ से, तो वो भी एकदम आ जाती है और वो कहती है कि पिताजी आप ऐसा क्यों कह रहे हो, हम सीता मैया की संतान हैं और सीता मैया ने भी वनवास राम को हुआ था, लेकिन सीता मैया भी उनके साथ वनवास पे गई थी। तो जब राम जहाँ जा रहे हैं वहीं सीता का अस्तित्व है, तो मेरे पति जो चाहेंगे उनके साथ मैं भी पूरी तरह से सहमत हूँ। और मुझे भी ये लगता है कि ये इट्स अ मैटर ऑफ प्राउड फॉर बोथ ऑफ अस कि अगर हमारा बलिदान हो जाए और यहाँ पर पानी आ जाए तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो उसके बाद कहा जाता है कि स्वर्ण निलोला पर बैठाकर इन दोनों का बलिदान दिया गया और जस्ट उसके बाद यह तालाब पानी से लबालब भर गया। और डॉक्टर पंकज सिंह ने यहाँ पर 2013 में ज्वाइन किया, मैंने 98 में ज्वाइन किया था, और तब से आज तक मैं भी देख रहा हूँ कि जो कहा जाता है कि तब से आज तक निरंतर इस तालाब में पानी रहता है, यह तालाब कभी सूखा नहीं है, इस तालाब में निरंतर पानी बना रहता है। अब आपको बता दें कि इतिहास में आप देखेंगे कि नदी के किनारे नगरों की स्थापना निरंतर होती रही है। कई जगह कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न भी पूछा जाता है कि किस नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सिकंदर ने भारत में बुका फेला झेलम नदी के किनारे पर एक शहर बसाया था और पुरस के साथ युद्ध स्थल निकैया एवं सिकंदरिया में ये सिंध चेनाब के संगम पर स्थित नगरों की स्थापना की थी। भारत का जो प्राचीनतम राजवंश हर्यंक राजवंश कहा जाता है, और हर्यंक राजवंश का जो बिंबिसार शासक था उसका पुत्र जो था जो उदयन ने गंगा सोन और पुनमन यानी गंडक नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी, जो मगध साम्राज्य की राजधानी कहा जाता है। और बौद्ध परंपरा के अनुसार भी कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा की गई थी। ऐसे ही जो कुषाणों का प्रसिद्ध शासक कनिष्क था, उसने कश्मीर में कनिष्कपुर एवं तक्षशिला में सिरकप नामक नगर की स्थापना की। इस प्रकार प्राचीन भारत के नगरों की स्थापना का सिलसिला निरंतर चलता आ रहा है। सतलज एवं यमुना विभाजक पर दिल्ली नगर की स्थापना की गई थी। 1052 में दिल्ली उस समय प्रमुख नगर हुआ, जबकि राजा अनंगपाल ने इसे अपनी राजधानी बनाया था। तो इस प्रकार सागर में पहले तालाब बना और ठीक उसी प्रकार यहाँ पर बाद में नगर बसा है। आपको बता दें सागर में जो बस्ती थी कोई बस्ती नहीं थी। सागर की बस्ती पहले गढ़पेरा थी और गढ़पेरा के पहले धामोनी थी। धामोनी का किला एक बड़ा महत्वपूर्ण किला है। धामोनी का भी बड़ा महत्वपूर्ण यहाँ पर इतिहास है। आपको बता दें कि छत्रसाल ने धामोनी पर अधिकार स्थापित किया था और जूझर सिंह वो भी धामोनी को अपने कब्जे में लिया हुआ था। और मुगल की नज़रों में धामोनी का बड़ा महत्व था और मुगल बराबर धामोनी को लेकर मुगलों के बीच में और बुंदेलाओं के बीच में संघर्ष निरंतर चले आ रहे थे। यहाँ पर निरंतर इसको लेकर संघर्ष हुआ। तो ये धामोनी में बस्ती थी और धामोनी के बाद ये बस्ती गढ़पेरा में शिफ्ट हुई। गढ़पेरा आपको बता दें कि ये इसका नाम गढ़पेरा इसलिए कहा जाता है कि जो गौड़ शासक संग्राम शाह था उसने 52 गढ़ विजित किए थे और 52 गढ़ों में ये गढ़पेरा का दुर्ग भी शामिल था और ये पहरेदार के रूप में उत्तरी सीमा का एक पहरेदार के रूप में इसको काम किया जा रहा था, इसलिए इसको गढ़पेरा नाम
दिया गया। और 1023 में जालौन के डांगी राजपूत शासक निहाल शाह ने गढ़पहरा के किले का निर्माण कराया था। और उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1500 ईस्वी में गढ़ामंडला के गौंड शासक ने 52 गढ़ों में से शामिल किया और ये उनके पहरेदार की उत्तरी सीमा की रक्षक के रूप में काम करता था। अब 1600 के करीब यहाँ पर तालाब बनवाया और 1660 के करीब उसका जो निहाल शाह का जो वंशज था उदन शाह, उसने देखा कि गढ़पहरा भी पानी की कमी से जूझ रहा है, तो उसने भी गढ़पहरा से सागर शिफ्ट होने का सोचा और उसने सबसे पहले जो तालाब बनवाया गया था लाखा बंजारा के द्वारा, उस तालाब के किनारे पर एक किले की निर्माण करवाया और उस किले का निर्माण करके पास में परकोटा बस्ती बसाई। यहाँ पर सागर में जो लोग हैं, जो लोग सुन रहे होंगे, वहाँ किले के जस्ट बाद में परकोटा बस्ती है। और उसके बाद यहाँ चूँकि पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियों को टोरी कहा जाता है, तो शनिचरी टोरी, शुक्रवारी टोरी, रविवारी टोरी, तो ये टोरियों की स्थापना हुई। और इसी में जो गढ़पहरा में हमारे डॉक्टर हरि सिंह गौर, जो सागर विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं, इनके पिता भूरा सिंह थे और भूरा सिंह के पिता मान सिंह, यानी पिता में मान सिंह, वो भी गढ़पहरा से आके शनिचरी टोरी में उन्होंने अपना आवास बना लिया। इस प्रकार धीरे धीरे सागर की बस्ती आबाद हुई। तो ये जो हमने आपको बताया कि जिस प्रकार कई सभ्यताएं नदी के किनारे विकसित हुई और नील नदी का उपार मिस्र को कहा जाता है, मिस्र को नील नदी का उपार कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार यह तालाब या सागर लाखा बंजारे का उपार है। तो पहले उसने तालाब बनवाया, उसके बाद यहाँ किला बना और किला बनने के बाद यहाँ पर बस्ती बसी। तो ये एक ऐसा क्रम है कि पहले तालाब, फिर किला और फिर बस्ती। तो ये जो घटना है, इस प्रकार की घटना विश्व इतिहास में आपको देखने को कम ही मिलेगा। ये सागर के किले का दृश्य है जिसमें रानी लक्ष्मीबाई का चित्र आपको दिख रहा है और किला स्पष्ट आप कहता दिखाई दे रहा है, मेरी तस्वीर के नक्श जरा गौर से देखो, इसमें मेरे दौर की तारीख नजर आएगी। यानी कि इतिहास इस किले का चप्पा चप्पा अपना इतिहास बखान करता हुआ दिखाई देता है। ये किला वर्तमान में पुलिस प्रशिक्षणशाला है। 15 अगस्त 26 जनवरी को ये पब्लिक के लिए खोला जाता है और इस किले में देखने लायक कई दृश्य हैं। मतलब जितने भी किले हैं आज पतन की स्थिति में है, उनका कोई देख रेख नहीं हो पाई है, लेकिन सागर किले का आप महत्व देखिए कि शुरू से लेकर आज तक महत्वपूर्ण बना हुआ है। और अगर इसमें पुलिस प्रशिक्षणशाला ना होती, यहाँ पर डीएसपी और पुलिस जो इंस्पेक्टर उनको ट्रेनिंग दी जाती है, तो ये शायद कब का वीरान हो गया होता, लेकिन आज भी ये आबाद है। तो ये किले का अपना एक महत्व है। ये किला अत्यंत ही मजबूत है। आपको बता दें कि जैसा कि मैंने आपको चर्चा की थी कि छत्रसाल ने पेशवा बाजीराव प्रथम को 1/3 भाग अपने साम्राज्य का दिया था और मस्तानी नर्तकी भेंट की थी। उस 1/3 भाग में जो क्षेत्र मिले थे उनमें जालौन और सागर भी थे। तो इस प्रकार सागर आधिपत्य में आ गया पेशवा बाजीराव प्रथम के। अब यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण चीज़ बताएं कि पेशवा बाजीराव प्रथम ने यहाँ पर मराठा शक्ति की स्थापना की और पेशवा एक बार अभियान पर थे। पेशवा बाजीराव एक महत्वपूर्ण वीर थे और पूरे भारत को उन्होंने लगभग विजित किया था। तो वो एक बार अभियान पे थे, तो उस अभियान के दौरान 2 दिन से उनको कुछ खाने की व्यवस्था नहीं हो पाई थी। उनका जो रसोइया था गोविंद राव पंडित, तो वो भी बड़ा व्यथित था कि मैं करूँ तो करूँ क्या। तो उसी बीच में उसने देखा कि एक जगह एक मुर्दा जल रहा था, चिता जल रही थी, तो उसको लगा कि ये चिता की स्थान है, तो पास ही उसने एक मुर्गा लिया और उसको उस चिता पे भूंजकर ले आया। और यह दृश्य पेशवा बाजीराव प्रथम ने देख लिया। तो उनको लगा कि यार ये तो बड़ा बहादुर व्यक्ति है जो एक चिता पर जाकर भोजन बनाने की काबिलियत रखता है और मैं इसको अपना रसोइया बना के रखे हुआ हूँ। तो उसने गोविंद राव पंडित को रानगिर मुख्यालय सौंप दिया, यहाँ का कम्बिस्तार बना दिया। और रानगिर यहाँ पास में एक स्थल है जहाँ की देवी का मंदिर है और कहा जाता है रानगिर की देवी बड़ी प्रसिद्ध मानी जाती है। कहते हैं कि ये सुबह दोपहर शाम अपना रूप परिवर्तित रहती है। सुबह ये बाल्यावस्था में रहती है, दिन में तरुणी अवस्था में रहती है, शाम को वृद्धावस्था में आ जाती हैं। तो ये रानगिर से उसने जब देखा कि सागर में तालाब बना हुआ है, तालाब के किनारे एक किला है और किले के बगल में बस्ती है, उसको सागर का सौंदर्य अत्यंत भा गया और उसने सागर को अपने कब्जे में ले लिया और पेशवा बाजीराव प्रथम ने उसको अपना कम्बिस्तार बना दिया। तो इस प्रकार उसने सागर को केंद्र बना के सबसे पहले तो इस किले को मराठा कला का उपयोग करके मजबूती प्रदान की। मराठा कला का मैंने बात इसलिए किया क्योंकि शिवाजी
ने कई किलों का निर्माण कराया था। और शिवाजी के जो किले होते थे वो अत्यंत मजबूत होते थे, मराठा आर्ट का उपयोग किया जाता था और अभेद्य होते थे। शिवाजी उन किलों में पूरी तरह से महफूज रहते थे। तो उसी कला का उपयोग करके गोविंद राव पंडित, इसके 3 नाम मिलते हैं हमें इतिहास में। कहीं कहीं गोविंद राव पंडित मिलता है, कहीं कहीं गोविंद बल्लाल खैर मिलता है, और बाद में जब बुंदेलखंड में उसने अपना ज़्यादा काम किया तो उसको गोविंद पंत बुंदेला नाम दिया गया। तो वस्तुतः गोविंद राव पंडित, गोविंद बल्लाल खैर और गोविंद पंत बुंदेला, ये 3 नाम हैं, लेकिन व्यक्ति ये एक ही है। ये बड़ा बहादुर व्यक्ति था, ये अत्यंत ही बहादुर व्यक्ति था। और ये आपको बता दें कि ये उत्तर और दक्षिण में मराठे और उत्तर में ये कड़ी के रूप में काम करता था। मराठों में से किसी को भी तीर्थ यात्रा करना होती थी तो वो तीर्थ यात्रा का या गंगा स्नान का पूरा इंतजाम ये गोविंद बल्लाल खैर के द्वारा किया जाता था, गोविंद पंत बुंदेला के द्वारा किया जाता था। और यह धन की कमी भी होती थी तो गोविंद पंत बुंदेला यहाँ से चौथ सरदेशमुखी एकत्रित कर मराठों को देता था। तो ये एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था। और सबसे महत्वपूर्ण जो इतिहास कहते हैं ना कि अभी वर्तमान में न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारी सामने आई है, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कहा जा रहा है कि बचपन से ही क्षेत्रीय भाषा सिखाई जाएगी। तो क्षेत्रीय इतिहास पर, रीजनल हिस्ट्री पर धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो वैल्यूज़ पर, एथिक्स पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा। तो रीजनल हिस्ट्री पर काम करने की अब कई संभावनाएं, विराट संभावनाएं, क्योंकि रीजनल हिस्ट्री की कई ऐसी जानकारियां हैं जो इंडियन हिस्ट्री की कई अनसुलझी गुत्थियों को सुलझाती है। तो ये जानकारी बहुत कम लोगों को होगी कि 1761 में जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, उस पानीपत के तृतीय युद्ध में जो मराठे परास्त हुए थे, उस मराठों के परास्त होने का एक कारण था गोविंद बल्लाल खैर का मृत्यु हो जाना। क्योंकि गोविंद बल्लाल खैर उस युद्ध में लड़ने गया था। ये अत्यंत बहादुर व्यक्ति था, जांबाज था, बहुत बहादुर था। और ये इसकी बहादुरी के कारण अहमद शाह अब्दाली को कई बार परास्त होना पड़ा। लेकिन एक बार धोखे से अचानक आक्रमण हुआ, और ये गोविंद बल्लाल खैर चूँकि रसोइया था और ये काफ़ी मोटा था, हेल्थ इसकी बहुत ज़्यादा थी। और असल में ये युद्ध होते थे तो आपको बता दें कि युद्ध में कहा जाता है कि 50,000 की सेना, 1 लाख की सेना। तो वस्तुतः ये 50,000, 1 लाख की सेना एक्चुअली लड़ने वाले नहीं होते थे, क्योंकि उस समय ना मोबाइल था और ना गाड़ियाँ थीं, लोग पैदल युद्ध के लिए जाते थे। तो उसके साथ, युद्ध के साथ पूरा का पूरा आपके खाना बनाने वाले भी जाते थे, नौकर चाकर भी जाते थे, दासियां भी जाती थीं, पूरे साजो साहब। तो पूरी संख्या मिला के संख्या बताई जाती है। तो ये युद्ध जो होते थे तो कभी अहमद शाह अब्दाली विजित होता था, कभी मराठे विजित होते थे। लेकिन ये जो इतिहास हमें मिलता है, इस इतिहास में आप गौर से देखेंगे कि जो रीजनल हिस्ट्री है कि जो गोविंद बल्लाल खैर था, ये जब तक जीवित रहा तब तक हमेशा पराजय अहमद शाह अब्दाली को मिली। लेकिन उस दिन अचानक हमला हुआ और हमला के कारण एकदम इनको भागना पड़ा। तो जनरली भागने का एक टेंडेंसी आपने फिल्मों में भी देखा होगा कि जो नायक है वो भागते हुए पहले घोड़ा भागता है, फिर नायक भागकर उस पर बैठता है। अगर आपने पुरानी फिल्में देखी होंगी तो उसमें इस प्रकार का दिखाया गया है। तो घोड़े को भगाया और एकदम उछक के इसको बैठना था जंप लेके। लेकिन उस दिन क्या हुआ, बाई चांस की बात थी कि थोड़ा सा सेकंड्स का डिफरेंस आ गया, घोड़ा आगे निकल गया, एक गिर पड़े और उसी समय अहमद शाह अब्दाली के आदमियों ने इसको मार डाला। तो इसकी मृत्यु के पश्चात आपका 1761 के पानीपत के युद्ध में मराठों की फिर विजय मिलना बंद हो गई और मराठे परास्त हो गए। तो ये जो गोविंद बल्लाल खैर था, इसकी मृत्यु के बाद इसके 2 पुत्र थे, एक बालाजी गोविंद और गंगाधर गोविंद। तो बालाजी गोविंद को सागर क्षेत्र दे दिया गया और जालौन का क्षेत्र गंगाधर गोविंद को दे दिया गया। लेकिन बालाजी गोविंद, ये असल में इसके गंगाधर गोविंद, बालाजी गोविंद और ये भागीरथी बाई, ये उनकी बेटी थी। भागीरथी बाई का जो पति था उसका नाम था बिसाजी गोविंद चांदोरकर। तो जो बालाजी गोविंद था वो गंगाधर गोविंद के साथ जालौन में रहता था और उसने सागर की देखरेख के लिए अपने बहनोई, यानी अपनी बहन भागीरथी बाई के पति बिसाजी गोविंद चांदोरकर को कह दिया कि आप सागर का प्रभार संभाल लें। तो सागर का प्रभार उनके द्वारा संभाला गया। और बिसाजी गोविंद चांदोरकर, इनके जो सेनापति थे मोरोपंत डिंगने, मोरोपंत डिंगने इनके सेनापति थे और ये भी बड़े बहादुर थे। तो आपको बता दें कि जो सागर है, सागर में गोविंद बल्लाल खैर ने पहले सागर को, किले को मजबूती प्रदान की, फिर सागर में बस्ती बसाई। तो इन्होंने सागर में मराठों को बुलाया और
लक्ष्मीपुरा बसाया। लक्ष्मीपुरा यहाँ पे पूरे मराठों की बस्ती है। गुजरात से गुजराती भाइयों को बुलाया और गुजराती बाजार बसाया। तो इस प्रकार जो गोविंद बल्लाल खेर थे, उन्होंने सागर को बसाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान थी। वो एक तरह से उनको सागर का संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि जो उधम शाह डांगी था उसने परकोटा बस्ती बसाई थी, लेकिन इसने गोविंद बल्लाल खेर ने पूरे सागर में बस्तियां बसाई। और उसका जो अधूरा काम था, वह अधूरा काम पूरा किया बिसाजी गोविंद चांदोरकर ने। बिसाजी गोविंद चांदोरकर ने यहाँ पर जो लक्ष्मीपुरा बसाया था, लक्ष्मीपुरा में सूबेदार का बाड़ा बनवाया। सूबेदार का बाड़ा आज भी बना हुआ है और इनके वंशज आज भी यहाँ पर सूबेदार के बाड़े में रह रहे हैं। यहाँ पर एक लक्ष्मी मंदिर बना हुआ है। और आपको बता दें कि जो बालाजी गोविंद था, बालाजी गोविंद की जो पत्नी थी उसका नाम लक्ष्मीबाई था, और उसी के नाम पर ये लक्ष्मीपुरा बसा हुआ है। और लक्ष्मीबाई का एक चौपड़ा भी वहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पे सागर के लोग जिनको जानकारी नहीं है, वो लक्ष्मीपुरा को और कई मंदिरों पर जिस पर कि लक्ष्मीबाई के द्वारा निर्मित बताए जाते हैं, उनको रानी लक्ष्मीबाई से जोड़ते हैं। रानी लक्ष्मीबाई जो झांसी की रानी। लेकिन आपको बता दें कि ये 1761 की बात है और रानी लक्ष्मीबाई 1857 में आई है और बहुत कम उम्र में उसकी मृत्यु हो गई थी। तो जिस समय ये लक्ष्मीपुरा बस रहा था या लक्ष्मीबाई का मंदिर बन रहा था या टिकिटोरिया का मंदिर बन रहा था जिस पर लक्ष्मीबाई के नाम का उल्लेख है, या वृंदावन बाग मंदिर बन रहा था जो कि यहाँ वृंदावन बाग मंदिर है, वो भी लक्ष्मीबाई के द्वारा बनवाया गया। तो लक्ष्मीबाई तो उस समय पैदा ही नहीं हुई थी। तो ये वस्तुतः बालाजी गोविंद की पत्नी लक्ष्मीबाई के द्वारा बनवाए गए थे। तो बालाजी गोविंद की पत्नी लक्ष्मीबाई यहीं रहती थी और वो भी शासन की देखरेख करती थी। तो बिसाजी गोविंद चांदोरकर ने सूबेदार की हवेली बनाई और उसके जो सेनापति थे मोरोपंत विश्वनाथ डिंगने, उन्होंने उसके बगल में ही मोरो जी का बाड़ा बनवाया। तो सूबेदार का बाड़ा, उसके बगल में मोरो जी का बाड़ा बना। ये जो दोनों के दोनों बाड़े हैं, ये जो सूबेदार का बाड़ा है वो तो आज भी रहवास बना हुआ है, उसमें उनके वंशज रह रहे हैं। लेकिन जो मोरा जी का बाड़ा है उसमें बाद में संस्कृत विद्यालय खुल गया है और जैन समाज के द्वारा वो खोल दिया गया और महावीर जी की प्रतिमा स्थापित कर दी गई है। तो वो जैन धर्म के एक केंद्र बन चुका है और वहाँ पर जो संस्कृत विद्यालय भी चल रहा है। तो इस प्रकार आज भी सूबेदार का बाड़ा और मोरोजे की बाड़ा, ये दोनों को बनाने का जो 1780 के आसपास ये बिसाजी गोविंद चांदोरकर और उनके सेनापति मोरोजी विश्वनाथ डिंगने के द्वारा बनाए गए। तो ये जानकारी महत्वपूर्ण है, इसलिए सागर का इतिहास या सागर के इतिहास की अगर बात चलेगी तो सागर के संस्थापकों में उदयन शाह, गोविंद बल्लाल खेर और बिसाजी गोविंद चांदोरकर और मोरोपंत डिंगने विश्वनाथ डिंगने, इनका नाम सदैव आदर के साथ लिया जाता रहेगा। और गोविंद बल्लाल खेर ने जो मैंने बताया इस किले को केंद्र बनाकर आसपास के 100 किलों को जीत लिया और इसीलिए ये 100 किलों को जीतने के लिए 100 गढ़ और 100 गढ़ से सागर। जैसे आप अगर आपको सागर आना और रिजर्वेशन आप कराएंगे और सागर की स्पेलिंग ऐसे GAR डालेंगे तो आपको सागर मिलेगा नहीं, आपको 100 गढ़ लिखना पड़ेगा। तो ये 100 गढ़ से ही अस्तित्व में आया, तो 100 गढ़ से सागर नाम अस्तित्व में आया। तो सागर के जो नामकरण की बात है, तो जो एक विद्वानों का जो वर्ग कहता है कि 100 गढ़ से सागर नाम अस्तित्व में आया, तो उससे मैं सहमत हूँ। मुझे लगता है कि यह बात ज़्यादा सही है, क्योंकि 100 गढ़ से ही 100 गढ़ और 100 गढ़ से सागर ये नाम अस्तित्व में आया है। अब आपको बता दें कि ये जैसा कि मैंने आपको जिक्र किया 1818 में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, उसमें मराठे परास्त हो गए। और मराठे जब परास्त हो गए तो ये भूभाग, सागर का भूभाग 1818 में ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया और 1820 में इन्होंने सागर को जिला बना दिया, सागर और दमोह को। और जो यहाँ पर इससे पहले एक और जो महत्वपूर्ण चीज़ का उल्लेख करना चाहूँगा सागर के किले की मजबूती के बारे में, जो कि स्लाइड में आप देख रहे होंगे, जिसके लिए मुझे भूमिका बतानी पड़ी कि सागर पर नागपुर के भोसले की भी दृष्टि रहती थी, ग्वालियर के सिंधिया की भी दृष्टि रहती थी और बड़ौदा के गायकवाड़ की भी दृष्टि रहती थी। और यह भी चाहते थे कि ये जो झरखेज क्षेत्र है, उपजाऊ क्षेत्र है, महत्वपूर्ण क्षेत्र है, ये हमारे नियंत्रण में आ जाए। और गोविंद बल्लाल खेर के बाद लगता था कि लोग कमज़ोर हैं। तो आप देखिए, सबसे पहले इंदौर का जो होलकर है उसका जो अमीर खां पिंडारी के माध्यम से उसने 1799 में इस पर आक्रमण कराया। उस समय बालाजी गोविंद की मृत्यु हो चुकी थी और बालाजी गोविंद का पुत्र जो था वो सत्ता में आ गया था और उसने जो विनायक, जो बिसाजी गोविंद चांदोरकर थे, इनके वंशज विनायक चांदोरकर थे,
तो जो विनायक चांदोरकर थे वो इसकी देखरेख कर रहे थे। तो उनके जो बालाजी के पुत्र थे वो भी ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं बचे और उनकी मृत्यु हो गई। और उनकी जो पत्नी थी राधाबाई और रुक्माबाई, वे दोनों के दोनों यहाँ पर रहती थी और जो विनायक राव चांदोरकर हैं उनकी मदद से सागर की देखरेख की जाती थी। तो आज जो सागर का किला है उसमें रानी महल भी बना हुआ है जो राधाबाई और रुक्माबाई के नाम पर है। तो यहाँ पर उस समय 1799 में, जिस समय विनायक राव चांदोरकर इसका प्रशासन देख रहे थे, अमीर खां पिंडारी ने आक्रमण किया, लेकिन किले का कुछ वो बिगाड़ नहीं पाया। उसके बाद आपका दूसरा आक्रमण 27 जनवरी 1805 को ग्वालियर के सिंधिया के सेनापति जीन बैप्टिस्ट ने किया। कहा जाता है उसने तो 12 दिन तक लगातार इस पर गोलाबारी की, लेकिन वो भी इसका बाल भी बांका नहीं कर सके। तीसरी बार 25 जुलाई 1857 को, जब 1857 की क्रांति हुई, जब इसमें अंग्रेज सुरक्षित अपने आप को उन्होंने कैद कर लिया था, अपने आप की रक्षा के लिए किले में आ गए थे, तब बानपुर राजा मर्दन सिंह ने भी आक्रमण किया, लेकिन वह आक्रमण भी विफल रहा। और उसके बाद 17 सितंबर 1857 को बानपुर के राजा ने फिर एक बार आक्रमण किया। उस आक्रमण में भी इस किले का कुछ बिगड़ नहीं पाया। तो ये जो किला है ये सदा अभेद रहा, मतलब विश्व इतिहास का एक ऐसा किला है जिस पर अनेक आक्रमण के बावजूद भी यह किला सदा स्थिर रहा, जीता नहीं जा सका। और इस किले में जिन लोगों ने भी शरण ली उनकी इस किले ने रक्षा की। पहले 2 आक्रमणों में राधाबाई रुक्माबाई की रक्षा इस किले ने की और अगले 2 आक्रमणों में इसकी रक्षा अगले 2 आक्रमणों में मर्दन सिंह ने आक्रमण किया था, तो इसमें जो किले में ब्रिटिश लोग रह रहे थे 370, उनकी रक्षा की गई थी। अगर सौंदर्य की बात करें तो आप देखेंगे सौंदर्य की दृष्टि से सागर का किला अनुपम दृश्य बिखेरता है। किले में स्थित आईजी साहब के चैम्बर की खिड़की से देखने पर यहाँ अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य का नज़ारा दिखाई देता है। पूर्व में विशाल प्रवेश द्वार है, उत्तर में मजबूत दीवार है एवं एक बुर्ज पर रानी लक्ष्मीबाई की विशाल प्रतिमा स्थापित है। पश्चिम में चक्रा घाट एवं दक्षिण में विशाल तालाब के किनारे सौंदर्य में जो है वो सौंदर्य में 4 चांद लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर नजरबाग है एक, जहाँ पर कोई भी आक्रमण को विफल करने के लिए सेना नियुक्त रहती थी, तोपें वहाँ पर लगा दी जाती थी। ये जो आपको बताया, जैसा कि मैंने आपको बताया 4 दिसंबर 1731 को छत्रसाल की मृत्यु होने के पहले उन्होंने अपने साम्राज्य को 3 भागों में बांट दिया था और पेशवा को ये 39 लाख रुपए की आय वाली सागर, झांसी, कालपी और सिनौज के क्षेत्र दिए गए थे। इसके बाद गोविंद राव पंडित के बारे में आपको मैंने बताया कि इसने गोविंद राव पंडित ने 1733 से 1761 तक यहाँ पर संभाला अपना कमबिजदार के रूप में। और सौगढ़ से ये सौगढ़ और सागर किस प्रकार नाम अस्तित्व में आया, और इसका नाम आज भी आप ब्रिटेन रेलवे टाइम टेबल में देखेंगे तो SOUGOR मिलता है। तो ये मजबूती इसको प्रदान की गई थी, मजबूती इसकी आप साफ देख सकते हैं। इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि बालाजी जो थे, बालाजी के जो पुत्र थे रघुनाथ राव, उनकी जो पत्नियां थी राधाबाई और रुक्माबाई, तो ये रघुनाथ राव के नियंत्रण में आया। लेकिन रघुनाथ राव की जब मृत्यु हो गई तो रघुनाथ राव की मृत्यु के पश्चात ये राधाबाई रुक्माबाई यहाँ पर रहीं और विनायक राव जो सूबेदार हैं उन्होंने इस किले की रक्षा की। और आक्रमण का मैंने आपको बताया, ये टोंक के नवाब अमीर खां पिंडारी ने यहाँ पर आक्रमण किए थे। और जो पिंडारी ठग थे उस समय ठगी प्रथा भी बहुत चल रही थी। ये वही समय है जब कर्नल सलीमैन यहाँ पर सत्ता में था। अभी हाल ही में अमिताभ बच्चन की एक मूवी आई ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, तो उसमें जो पिंडारी बताए गए हैं वह एक्चुअली पिंडारी इसी क्षेत्र में थे जिनका कि कर्नल सलीमैन के द्वारा दमन किया गया था। कर्नल सलीमैन इस समय बुंदेलखंड का एजेंट टू द गवर्नर जनरल था। इसके बाद किले पर दूसरे आक्रमण की जो बात हमने बताई, 1802 में रघुनाथ राव की मृत्यु हो गई और 27 जनवरी 1805 को ग्वालियर के सिंधिया ने 12 दिन तक उसके कमांडर जीन बैप्टिस्ट ने लगातार गोलाबारी की थी। और बाद में सागर को उसने नुकसान भी पहुंचाने का प्रयास किया था, लेकिन सागर को नुकसान ना पहुंचा, इसके लिए एक संधि हुई थी। और उस संधि के तहत विनायक राव सूबेदार को 1,75,000 रुपये चौथ देकर सिंधिया को यहाँ से वापस भेजना पड़ा, क्योंकि जो जीन बैप्टिस्ट उसका जो सेनापति था वो जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो ये जो पैसा देकर उसको वापस भेज दिया गया। ये जो बगल में चित्र दिखाया जा रहा है ये रानी महल का चित्र है, राधाबाई रुक्माबाई इसमें निवास थी। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया और यहाँ पे शस्त्रागार बन गया।
और जब ब्रिटिश नियंत्रण पे आया तो राधाबाई रुक्माबाई को जबलपुर भेज दिया गया और उनका जो दत्तक पुत्र उन्होंने गोद लिया था बलवंत राय, वो जबलपुर में सागर के राजा के नाम से रहने लगे। किला ब्रिटिश शस्त्रागार बन गया और यहाँ पर ब्रिटिश, आपको बता दें कि उस समय अंग्रेजों की सबसे बड़ी जो छावनी थी पूरे बुंदेलखंड में वो सागर में थी। अंग्रेजों की सबसे बड़ी छावनी उस समय सागर में थी। यहाँ पर एक 31वीं देसी पलटन थी, एक 42वीं देसी पलटन थी और एक थर्ड रेगुलरिटी थी। और ये सागर में 1842 के बुंदेल विद्रोह की आपको हमने बात की थी कि पारीक्षत के नेतृत्व में बुंदेलखंड का विद्रोह हुआ। और यहाँ पर सागर के पास में नाराहट स्थान है। नाराहट के जागीरदार थे राव विजय बहादुर सिंह और उनका बेटा था मधुकर शाह और गणेश जू। तो कहा जाता है कि जो अंग्रेजों ने जब कर वसूली में सख्ती की तो राव विजय बहादुर पर कर था, तो ये कुर्की की नौबत आ गई। जब कुर्की की नौबत आई तो राव विजय बहादुर ने मोहलत मांगी, कहा कि मुझे मेरी बेटी की शादी करना, बेटी की शादी तक की मोहलत दो, उसके बाद मैं आपका पूरा कर चुका दूंगा। उस समय प्रिंसिपल असिस्टेंट कमिश्नर सागर में थे MC ओमनी और गवर्नर जनरल के एजेंट थे, एजेंट टू द गवर्नर जनरल चार्ल्स फ्रेजर। तो एक बार यहाँ पर बुंदेलखंड में राई नृत्य बड़ा फेमस है। तो जब उनकी मार्च में राव विजय बहादुर की बेटी के विवाह के उपलक्ष्य में एक झुकनिया नाम की नर्तकी सागर से बुलवाई गई थी और वो नृत्य कर रही थी। और सब बुंदेला ठाकुर जो थे, चंद्रपुर के जवाहर सिंह वहाँ मौजूद थे, हीरापुर के हृदय साहब मौजूद थे, जैतपुर के पारीक्षत, ये सब लोग वहाँ पर नृत्य देख रहे थे। इसी बीच एक अंग्रेज जमादार आया और वो उस नर्तकी को उठाकर ले गया। तो बुंदेला ठाकुरों एकदम सख्ते में आ गए। राव विजय बहादुर चूँकि बहुत सज्जन व्यक्ति थे, उनका बड़ा रुतबा था, तो उनने थोड़ा इशारा किया कि रुकिए, एकदम एग्रेसिव नहीं हुई है, प्यार से बात करते हैं। तो उन्होंने अपने दीवान राजदर से कहा कि जाइए और उन्हें समझाकर कहिए कि हमारा स्थान हमको वापस करें। तो राजदर जो था वो उस अंग्रेज जमादार के पास गया। अंग्रेज जमादार जो था वो बड़ा, राजदर और अंग्रेज जमादार दोनों कम नहीं थे। तो जो भी वार्ता हुई वो वार्ता तो हमें नहीं मिलती, लेकिन उसने जो आके कहा वो महत्वपूर्ण है। उसने आके कहा कि वो नर्तकी को देने से इनकार कर रहा है और उसका कहना है कि अगर बुंदेला ठाकुरों को नृत्य देखने का इतना ही शौक है तो अपनी पत्नियों को क्यों लेना चाहते। और ये तो भलमन से आते कि मैं नर्तकी को उठा के लाया हूँ, मेरा बस चलता तो मैं तो उनकी पत्नियों को उठा लेके आता, तो वो कुछ नहीं कर पाते। बस यहाँ पर राव विजय बहादुर के रोकने से भी ये रुके नहीं और उनके जो पुत्र थे मधुकर शाह और गणेश जू और चंद्रपुर के जवाहर सिंह, हीरापुर के जैसा, ये तुरंत खड़े हुए और ये उसी समय 8 अप्रैल 1842 को बुंदेला विद्रोह का आरंभ इसी घटना के साथ हो जाता है। और सबसे पहले वो जाकर अंग्रेज जमादार से नर्तकी को छुड़ाते हैं और उसको मौत के घाट उतार देते हैं। उसके बाद जो प्रिंसिपल असिस्टेंट कमिश्नर राव विजय बहादुर को बंदी बना लेता है। उसको बंदी बना के कहा जाता है कि तुम अपने पुत्रों से कहिए कि सरेंडर कर दें। और जब ये घटना का पता चलता है तो विद्रोह और तेज़ी से बढ़ जाता है और विद्रोह इतना तेज़ी से फैल जाता है कि अंग्रेज़ों को समझ में नहीं आती करें तो करें क्या, क्योंकि उत्तरी बुंदेलखंड में पारीक्षत का आतंक फैला हुआ था, मध्य बुंदेलखंड में आपके गुड़ा के गणेश जू, चंद्रपुर के जवाहर सिंह, हीरापुर के हृदय शाह, जैत और आपका नारायण के मधुकर शाह और गणेश जू, इन्होंने आतंक का वातावरण निर्मित कर लिया था। और दक्षिण बुंदेलखंड में हीरापुर का हृदय शाह, तो हीरापुर का जो हृदय शाह था वो बुजुर्ग था और उसका बड़ा प्रभाव था और उसके कारण ये विद्रोह की तीव्रता अत्यंत थी। अब इस समय आप देखिए महत्वपूर्ण चीज़ कि पहली बार इन द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन ब्रिटिश हिस्ट्री, हम देखते हैं कि चार्ल्स फ्रेजर और MC ओमनी, ये दोनों के बीच में विरोधाभास आता है। चार्ल्स फ्रेजर जो कि एजेंट टू द गवर्नर जनरल है, वो आरोप लगाता है MC ओमनी पर कि ये इट इज़ जस्ट ड्यू टू यू, अगर आप राव विजय बहादुर को अरेस्ट नहीं करते तो ये विद्रोह इतना तेज़ी से नहीं फैलता। तो MC ओमनी कहता है कि भाई मेरा जो सोचना था, मेरा जो आउटलुक था वो ये था कि मैं इनको गिरफ्तार करूंगा तो ये बड़े प्रभावशाली व्यक्ति और इनके कारण सरेंडर कर देंगे। तो इन दोनों के बीच में स्थिति विरोधाभास बनती है। इन दोनों ने इस समय जो जबलपुर का कमिश्नर था WC आर्स्काइन, उसको जो पत्र गए साप्ताहिक रूप से, उन पत्रों में इन दोनों के बीच के विरोधाभास स्पष्ट दिखाई देते हैं।
तो अंग्रेज़ों ने कहा कि भाई अब जो हो गया उसको छोड़िए और आगे क्या करना है, इसकी स्ट्रेटजी आप बनाइए। तो चार्ल्स फ्रेजर को समझ में आ गया कि इस समय हमारे पास सिर्फ एक रास्ता है कि हम किसी भी तरह से भारतीय रियासतों के शासकों का सहयोग प्राप्त करें, क्योंकि हमारी जो सेना है वो अफगानिस्तान युद्ध में फंसी हुई है और वहाँ पर परास्त हो चुकी है। तो हम आज की स्थिति में असहाय हैं और हम किसी भी रूप में इस बुंदेला विद्रोह का दमन करने की स्थिति में नहीं है। तो इस स्थिति में चार्ल्स फ्रेजर सागर राजा बकत बली के पास जाते हैं और उनसे मदद मांगते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सागर राजा बकत बली, एक्चुअली मर्दन सिंह यहाँ पर दो हैं। एक मर्दन सिंह सागर राजा बकत बली के दादा हैं मर्दन सिंह, और एक सागर राजा बकत बली के कंटेम्प्रेरी बानपुर के राजा मर्दन सिंह हैं। तो इनके जो सागर राजा बकत बली के दादा मर्दन सिंह थे, उस समय भोंसले ने यहाँ पर आक्रमण किया था, और भोंसले ने जब आक्रमण किया था तो भोंसले से आक्रमण की रक्षा के लिए उन्होंने सिंधिया से मदद मांगी थी, क्योंकि जीन बैप्टिस्ट जो सेनापति था वो उस समय यहीं पर था। तो मदद के बदले सिंधिया ने कहा था कि मैं ठीक है भोंसले से आपकी मदद करूंगा, लेकिन मुझे आपका आधा राज्य चाहिए। तो मर्दन सिंह को लगा कि अगर भोंसले जीत गया तो मेरा पूरा राज्य जाएगा, तो उसने सिंधिया की मदद से भोंसले के विरोध का सामना किया और इस प्रकार आधा राज्य यानी कि गढ़ाकोटा क्षेत्र सिंधिया को दे दिया और स्वयं के पास सागर रह गया। तो जो बकत बली था वो अपने पूर्वजों द्वारा जो खोया गया क्षेत्र गढ़ाकोटा था उसको वापस प्राप्त करना चाहता था, और यह बात चार्ल्स फ्रेजर को जासूसों के द्वारा पता चली कि अगर आप ये प्रपोजल रखेंगे बकत बली के सामने तो बकत बली तैयार हो जाएगा। तो जब चार्ल्स फ्रेजर गया और उसने ये कहा तो बकत बली ने कहा भाई हम क्यों आपका सहयोग करें, क्योंकि आप तो हमारे दुश्मन हैं और हम पूरी जनता आपके कारण परेशान है, तो आप ये कैसे हाउ यू एक्सेप्ट, हमसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हम आपकी मदद करें। तो चार्ल्स फ्रेजर पूरी तैयारी के साथ गए थे। एक्चुअली आप देखेंगे ब्रिटिश हिस्ट्री को आप पूरा पढ़ेंगे, इंडियन हिस्ट्री को, तो अंग्रेज कोई भी काम बिना नीति के नहीं बनाते थे, वो एक स्ट्रेटेजी के अनुसार अपना कार्य करते थे। और यहाँ भी एक स्ट्रेटेजी के तहत चार्ल्स फ्रेजर गए थे और वो ये जानते थे कि मैं जब ये प्रस्ताव रखूँगा तो बकत बली क्या बोलेगा। तो फिर वो बताते कि भाई हम एक तो ये जो बुंदेला विद्रोही आपकी रियासत में भी लूटपाट कर रहे हैं, तो आपके जो रियासत के लोग हैं वो भी तो आपसे प्रश्न करेंगे कि भाई आप राजा हो, हमारी रक्षा क्यों नहीं कर रहे। दूसरी बात, अगर आप हमारी मदद करते हैं बुंदेला विद्रोह के दमन में तो हम आपको एश्योर करते हैं दैट कि हम आपके जो पूर्वजों का जो क्षेत्र है गढ़ाकोटा वो आपको वापस दिला देंगे। तो बकत बली इस शर्त पर तैयार हो जाता है और हीरापुर के हृदय शाह को 22 दिसंबर 1842 को पकड़वा देता है। तो हीरापुर के हृदय शाह का पकड़ा जाना एक प्रमुख घटना थी, क्योंकि इसके बाद बुंदेला विद्रोह की तीव्रता काफ़ी कम हो जाती है। अब इसके बाद जो प्रमुख चीज़ है वो मधुकर शाह की जो बहन थी वो बानपुर रियासत में रहती थी, वो मधुकर शाह वहीं जाके रहता था। तो अब जो आरएमसी हैमिल्टन था ललितपुर का प्रिंसिपल असिस्टेंट कमिश्नर, उससे चार्ल्स फ्रेजर ने कहा कि आप जिस प्रकार मैंने बकत बली से मदद प्राप्त की उस प्रकार आप बानपुर के राजा मर्दन सिंह से मदद मांगिए। तो आरएमसी हैमिल्टन चार्ल्स फ्रेजर से कहता है कि इट इज इम्पॉसिबल, बिकॉज यहाँ पर जब अवर कमिश्नर WC आर्स्टाइन जब यहाँ पर प्रिंसिपल असिस्टेंट कमिश्नर थे एट दैट टाइम, मर्दन सिंह और WC आर्स्टाइन इनके बीच काफ़ी नोकझोंक हुई थी और ये दोनों एक दूसरे के कट्टर शत्रु हैं। तो मर्दन सिंह की स्थिति है कि वो अंग्रेजों का नाम सुनकर क्रोधित हो जाता है, और जिस प्रकार आप बकत बली के सामने जाने की हिम्मत आपकी हो गई, लेकिन हमारी तो इतनी हिम्मत भी नहीं है कि मर्दन सिंह के सामने चले जाएं, क्योंकि उसके सामने जाने का मतलब है मौत को आमंत्रण देना। वो अत्यंत बहादुर है, योग्य है, और हमारे लिए मतलब ये संभव नहीं है। लेकिन चार्ल्स फ्रेजर समझाते हैं कि भाई जिस प्रकार हमने बकत बली को तैयार किया इन द सेम मैनर, क्योंकि घटनाक्रम कुछ उसी तरह का है। आपके मर्दन सिंह का जो पिता मोर प्रहलाद है उनसे सिंधिया ने चंदेरी छीना हुआ है, और चंदेरी का छीना जाना मर्दन सिंह को नागवार गुजरा था। और मर्दन सिंह पूरे प्रयास में कि कैसे भी करके चंदेरी वापस मिले, तो आप जाकर ये मर्दन सिंह के सामने प्रपोजल रखिए। तो आरएमसी हैमिल्टन कहता है कि नहीं, हम मतलब हमारे लिए जाना बिल्कुल संभव ही नहीं है। तो फिर ये कहते हैं कि आप कोई ऐसा मीडिएटर ढूंढें जो आपका ये काम करे। इस बात पर सहमति बनती है और आरएमसी हैमिल्टन ये देखता है कि मर्दन सिंह के घनिष्ठ रूप से ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो अंग्रेजों का भी मिला हुआ है।
तो राव दुलारे एक व्यक्ति थे, उनके माध्यम से ये संदेश भेजा जाता है। मर्दन सिंह पहले तैयार नहीं होता, लेकिन जब मर्दन सिंह को समझाया जाता है कि आपको चंदेरी दे दिया जाएगा और ये जो बुंदेला विद्रोही आपकी रियासत में लूटपाट कर रहे हैं तो रियासत की जनता भी आपसे क्वेश्चन करेगी, तो उस स्थिति में भी ये चीज़ आपके लिए बेहतर होगी। तो इस बात पर मर्दन सिंह तैयार हो जाता है और जानकारी मिलती है कि मधुकर शाह अपनी बहन के यहाँ आया हुआ है। अब यहाँ पर आप देखिए कि एक घटनाक्रम महत्वपूर्ण कि मधुकर शाह भोजन करके चैन से सो रहा था और करीब 12 लोग 24 जनवरी को मर्दन शाह को अरेस्ट करने पहुंचते हैं। और जब वो पहुंचते वहाँ तो मर्दन सिंह के चेहरे पर इतना तेज था कि वो पूरे के पूरे लोग, जिस प्रकार कहते हैं ना कि शेर को अगर कह दिया जाए कि ये लेटा है लेकिन मरा हुआ है, तो आप में से किसी की हिम्मत नहीं है कि मरे शेर को भी टच करके देख लें कि मरा है कि जीवित है। ठीक वही स्थिति इन लोगों की थी कि मधुकर शाह को पकड़ने में ये डर रहे थे और बड़ी मुश्किल से कहते हैं भगवान का नाम लेकर उन्होंने एकदम जाके मधुकर शाह को पकड़ लिया और मधुकर शाह को पकड़कर 24 जनवरी 1844 को सागर के प्रिंसिपल असिस्टेंट कमिश्नर MC ओमनी को सौंप दिया। और सागर में जो जेल है, स्नेहनगर में जेल है, जेल के पीछे एक फांसी घर बनाकर मधुकर शाह को वहाँ पर फांसी दे दी गई। आज भी यहाँ पर मधुकर शाह के नाम पर एक मधुकर शाह बार्ड है, यहाँ पर एक गार्डन है, उसका नाम भी मधुकर शाह गार्डन कहा गया है और मधुकर शाह का चबूतरा भी है। और जैसा कि आप जब मेरा इंट्रोडक्शन दिया जा रहा था तो उसमें कहा गया था कि फिल्म अभिनेता गोविंद नामदेव ने मुझे सम्मानित किया था, तो एक्चुअली गोविंद नामदेव यहाँ पर एक नाटक लिखना चाहते थे मधुकर शाह पर, उनको मैटर अवेलेबल नहीं हो रहा था। जब उन्होंने लोगों ने कहा कि श्रीवास्तव जी से आप मिलिए, तो मैंने उनको मैटर दिया, उसी मैटर के आधार पर उन्होंने मधुकर को कटक एक नाटक किया और वो नाटक काफ़ी फेमस हुआ। और उनकी जो पुस्तक है मधुकर, वो प्रसिद्ध बुंदेला विद्रोही मधुकर शाह, वो राजकमल जैसे प्रख्यात पब्लिशर से पब्लिश हो चुकी है, जिसका कि विमोचन फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन के द्वारा किया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि अमिताभ बच्चन भी मधुकर शाह के बारे में उस नाटक को पढ़कर काफ़ी अभिभूत हुए थे। तो ये मधुकर शाह का कैरेक्टर अत्यंत महत्वपूर्ण कैरेक्टर था और आज मधुकर शाह के नाम पर यहाँ पर काफ़ी कुछ है और मधुकर शाह सागर की शान कहा जाता है। अब आपको बता दें कि एक खतरनाक त्रिकोण हमने देखा था एट द टाइम ऑफ बुंदेला विद्रोह, जिसमें एक थे जैतपुर के राजा पारीक्षत, दूसरे थे हीरापुर के जैसा, तीसरे थे मधुकर शाह। ठीक वही स्थिति एक बार फिर दोहराई गई और इस बार जो सागर में क्रांति हुई उसके पीछे ये 3 लोग प्रमुख थे, एक झांसी की रानी, बानपुर का राजा मर्दन सिंह और सागर का राजा बखत कली। अब यहाँ पर आपको बता दें ये बड़ा महत्वपूर्ण इतिहास, संयोगों का बड़ा महत्व है इतिहास में। ये एक्चुअली अभी तक जो घटनाक्रम घटित हुआ अप टू दैट, बखत बली और मर्दन सिंह एक दूसरे से अनजान थे। कहा जाता है कि एक बार एक मधुकर डाकू का आतंक खिमलासा में था और उस मधुकर डाकू को पकड़ने के लिए बखत बली उसका पीछा कर रहे थे और वह डाकू उत्तर की ओर भाग रहा था। और ठीक उसी समय एट द सेम टाइम एक जो डाकू था हंसा, उसका आतंक बानपुर में था, तो बानपुर राजा मर्दन सिंह उस डाकू को पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहा था दक्षिण की ओर। तो एक तरफ से मधुकर और एक तरफ से हंसा डाकू भाग रहे हैं, पीछे पीछे मर्दन सिंह की सेना है और सागर राजा बखत बली की सेना है। यहाँ पर आप देखेंगे सागर और झांसी के बीच में एक अमजेरा की घाटी पड़ती है। इस अमजेरा की घाटी पर दोनों राजाओं का मिलन होता है और जब ये दोनों राजा मिलते हैं एक दूसरे को तो आप बीती सुनाते हैं। और जब आप बीती सुनाते हैं, जब चार्ल्स फ्रेजर और RMC हैमिल्टन और चंदेरी और गढ़ाकोटा की बात एक दूसरे को सुनाते हैं तो उनको लगता है कि हम एक ही नाव में सवार हैं, वी आर द सेम। जो आपके साथ हुआ है वह सेम स्थिति, मतलब सेम ट्रेजिडी हमारे साथ भी घटित हुई है। और उसके बाद इन दोनों की घनिष्ठ मित्रता होती है और बाद में बताया गया है कि इन दोनों एक दूसरे के संबंधी तक बन जाते हैं। अब यहाँ पर बखत बली कहता है कि देखिए हम यहाँ पर हैं और चंदेरी ज़्यादा दूर नहीं है, आपकी सेना और हमारी सेना दोनों मिलकर चंदेरी में निश्चित रूप से सिंधिया को परास्त करने की स्थिति में है। तो सबसे पहले ये डाकुओं को पकड़ते हैं, दोनों को, उनको कारागार में डालते हैं, हंसा और मधुकर को। उसके बाद दोनों की सम्मिलित सेना जाती है और चंदेरी को
कब्जे में कर लेती है। और चंदेरी को कब्जे में करने के बाद बखत बली मर्दन सिंह को आश्वासन देता है कि कि आपकी मैंने मदद की और बस मैं चाहता हूँ कि जब मुझे आवश्यकता पड़े तो आप भी मदद के लिए आइएगा। तो मर्दन सिंह कहते हैं आप निश्चिंत होकर जाइए, आपका एक खत मुझे मिलने की देर होगी कि तुरंत मर्दन सिंह आपकी सेवा में हाजिर होगा, आपको जब भी जरूरत हो। तो चूंकि गढ़ाकोटा पर अभी ब्रिटिश आधिपत्य और हम दोनों की सेना मिलकर गढ़ाकोटा को कब्जे में करने की स्थिति में नहीं है, तो लेट अस वेट फॉर द टाइम, जब भी समय आएगा तो हम एक दूसरे की मदद करेंगे। और फिर आप देखिए कि कहते हैं ना कि जब आपकी हार्दिक इच्छा होती है तो परिस्थितियाँ आपके अनुसार निर्मित होती हैं। उसी समय 21 नवंबर 1853 को गंगाधर राव की मृत्यु हो जाती है, और गंगाधर राव की मृत्यु के समय शोक संवेदना व्यक्त करने सागर राजा भगतवली भी जाते हैं, बानपुर राजा मर्दन सिंह भी आते हैं, उधर तात्या टोपी भी आते हैं, नाना साहब भी आते हैं, बांदा के नवाब अली बहादुर भी आते हैं, और रानी लक्ष्मीबाई भी। तो यहाँ पर इन सब के बीच ये निर्णय होता है कि हम बुंदेलखंड में एकता स्थापित करेंगे और हम इन अंग्रेजों को बुंदेलखंड से बाहर खदेड़ कर रहेंगे। इस प्रकार ये सभी अपने प्रयासों में लग जाते हैं, जिसका कि इस पत्र में भी उल्लेख मैंने किया है। इसके बाद आप देखिए कि अब घटनाक्रम किस प्रकार घटित होता है। रविवार 10 मई 1857 मेरठ में 1857 की क्रांति का आरंभ हो जाता है, और मेरठ के बाद यह जो क्रांति का सैलाब था ये बुंदेलखंड के द्वार झांसी पर 4 जून 1857 को पहुंच जाता है, और झांसी में 1857 की क्रांति आरंभ हो जाती है। अब आप देखिए यहाँ पर एक और प्रमुख घटना कि अगर हम एक देखें कि 2 डाकुओं की भूमिका हमने मर्दन सिंह और बखत बली को मिलाने में देखी। अब यहाँ पे देखिए एक डाकू की भूमिका, एक डाकू सगर सिंह डाकू है, और उस डाकू का आतंक झांसी में है। और उस समय जो मेजर स्क्रीन है वो एक बार इस डाकू को पकड़कर दरोगा बक्सली के थाने में जाते हैं और उनको कहते हैं कि इसको आप बंद रखिए और कल इसका फैसला करेंगे, और बक्सली उसको जेल में बंद कर देता है। लेकिन रात ही रात में डाकू सगर सिंह जेल तोड़कर भाग जाता है, और जब सुबह जो मेजर स्क्रीन जब यहाँ पर आता है तो वो उसका यह सोचना होता है कि बक्सली ने उसकी मदद की है, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ होता है। तो वो काफ़ी गाली गलौज करता है बक्सली के साथ, दरोगा बक्सली को, और उसको जूतों से ठोकरों से मारता भी है। तो बक्सली उस समय तो खून का घुट पीकर रह जाता है, लेकिन वो प्रण कर लेता है कि वक्त आने पर मैं अपना बदला लेकर रहूँगा। आप देखिए इतिहास में ये जो चीज़ें हैं, आप इतिहास को अगर एक नए सिरे से देखेंगे कि जब हम कोई काम का, जब वाकई में हमारे पास कोई संकट आता है या वाकई में हमारे साथ कुछ गलत होता है और हम अगर ईमानदार होते हैं, हम अगर सच्चे होते हैं, तो हम जो सोचते हैं, जो चाहते हैं, वैसी परिस्थितियाँ आती हैं। आप देखिए इसको हम थोड़ा सा कोरिलेट करें कि आपने देखा होगा कि एक बार युवराज सिंह की बॉल पर ब्रिटेन के एक खिलाड़ी ने 4-5 छक्के मारे थे, और युवराज ने उस समय सोच लिया था कि मैं इसका बदला लेकर रहूँगा। और आप देखिए युवराज को मौका मिलता है और एक बार T20 में बड़ा क्रूशियल मैच होता है और ब्रिटेन के खिलाफ ही युवराज सिंह लगातार 6 छक्के मारने का रिकॉर्ड बनाते हैं। तो जब हम कोई चीज़ को दिल में ठान लेते हैं, सोच लेते हैं, तो हमारे अंदर का जो रोम रोम है वो ये सोचने लगता है कि नहीं हमें ये करना है, तो परिस्थितियाँ हमारे अनुसार बनने लगती हैं। शिवाजी के साथ हमने देखा छत्रसाल जब जाते हैं तो शिवाजी के आशीर्वाद का जो विश्वास साथ में रहता है तो परिस्थितियाँ उनके अकॉर्डिंग बनती है। अब आप देखिए आप कि बक्सली सोचता है मैं मेजर स्क्रीन से बदला लेके रहूँगा। अब यहाँ पर 8 जून 1857 को क्या होता है कि रानी लक्ष्मीबाई उस समय महल में थी, और जो अंग्रेज थे वो रानी लक्ष्मीबाई की शरण में जाते हैं, और वो कहते हैं कि क्रांतिकारी ने चारों तरफ से घेर रखा है, तो हम चाहते हैं आप कैसे भी करके हमें सागर भिजवा दें, क्योंकि सागर एक बड़ी छावनी है, और अगर सागर हम पहुँच गए तो निश्चित रूप से हमारी स्थिति थोड़ी ठीक हो पाएगी। तो रानी लक्ष्मीबाई भी शरणागत की रक्षा करना उसका कर्तव्य था, तो वो कहती है कि ठीक है भाई, जो काले खाते हैं उससे कहते हैं इनको आप झांसी की सीमा पार करा दीजिए। तो पूरे अंग्रेज जाने लगते हैं। अब बक्सली को लगता है कि अरे अंग्रेज चले गए तो मेजर स्क्रीन से मैं बदला नहीं ले पाऊंगा और मेरा बदला अधूरा रह जाएगा। तो वो एक चाल चलता है, वो जो दरोगा काले खां से कहता है कि आपको रानी माँ ने बुलाया है, और रानी माँ काले खां के साथ थोड़ी दूर जाता है और उससे कहता है कि आप रानी माँ से मिल के आइए, और वो तुरंत वापस आ जाता है। और वापस आकर वो अपने सैनिकों से कहता है कि रानी माँ का हुक्म है कि इनको मौत के घाट उतार दो, और उसके बाद पूरे 110 अंग्रेज मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। तो ये झोंकनबाग हत्याकांड कहलाता है। और जब ये झोंकनबाग हत्याकांड 8 जून की घटना का
ललितपुर में पता चलता है तो ललितपुर में फिर एकदम अंग्रेज़ों की स्थिति कमज़ोर हो जाती है, डर जाते हैं। तो वो लोग भी राजा मर्दन सिंह से मदद मांगते हैं कि हमें आप कैसे भी करके सागर भिजवा दीजिए। तो राजा मर्दन सिंह भी शरणागत की रक्षा करने वाली बात पर तैयार हो जाता है और उनको वो सागर के लिए रवाना कर देता है, जो पहले टीकमगढ़ की सीमा में भेज देता है। टीकमगढ़ की रानी लड़ी सरकार चूँकि अंग्रेज़ों की मित्र रहती है, इसलिए वहाँ पर वो सुरक्षित रहते हैं, तो वो अंग्रेज़ सागर पहुँच जाते हैं। अब यहाँ पर सागर में आप देखिए, सागर में यहाँ पर भी ये समझ में आने लगा, ब्रिगेडियर जनरल सेजे था, उसकी समझ में आ गया कि आज नहीं तो कल यहाँ पर क्रांति होकर रहेगी। और 42वीं देसी पलटन में जो विद्रोह की चिंगारी उनको दिखाई देने लगी थी। अब ब्रिगेडियर जनरल सेजे को लगा कि मैं करूँ तो करूँ क्या, तो उसने सोचा कि क्यों ना सागर का जो किला है वो मजबूत किला है और हम सागर के किले में शरण ले लें, क्योंकि सागर का किला ही एकमात्र स्थान है जहाँ पे हम बच सकते हैं। बाकी अगर छावनी में रहे और क्रांति यहाँ पर हो गई तो हमारा मतलब मौत सुनिश्चित है। तो इस प्रकार बड़ी होशियारी से शनिवार 27 जून 1857 को ब्रिगेडियर जनरल सेजे 370 अंग्रेजों, जिसमें 173 पुरुष थे, 63 महिलाएं थीं, 134 बच्चे थे, सागर के किले में शरण ले लेते हैं। सामान, फर्नीचर, कपड़े और जो परेड की तेज आवाज़ जब होती थी तो उस समय वो सामान लेके धीरे धीरे जाने लगे, जिससे कि किसी को कानो कान खबर ना हो कि छावनी स्थित आवास खाली कर दिए गए और सब लोग यहाँ पहुँच गए। तो इस प्रकार सागर के किले में ये लोग शरण लेते हैं। और जब उनका जो क्रांति होती है, ये ब्रिगेडियर जनरल सेजे से भी स्पष्टीकरण मांगा जाता है अंग्रेजों के द्वारा कि आपने ऐसा क्यों किया। तो ब्रिगेडियर जनरल सेजे का जो पत्र मिलता है हमें अभिलेखागार में, WC अर्स्काइन को भेजा उसमें वो बताता है कि मेरे पास छावनी की एक तरफ किला था जिसमें गोला बारूद में बैटरिंग ट्रेन थी, दूसरी ओर आर्टिलरी हिल थी, सिपाहियों के पास खजाना और किला था। यदि मैं हिल को बचाता तो पूरी संभावना थी कि मैं किला, गोला बारूद और सागर जिले की चाबी खो बैठता। यानी कि सागर जिले की चाबी इस किले को कहा गया है। सेजे ने किले को देसी सिपाहियों को हटाकर किले की सुरक्षा का भार अंग्रेज सिपाहियों को सौंप दिया था और नजर बाग से बाह्य गतिविधियों पर नजर रखी जाने लगी थी। इनका जो अनुमान था वो बिल्कुल सही उस समय साबित हुआ जब 1 जुलाई 1857 को 42वीं देसी पलटन के सीनियर सूबेदार शेख रमजान और उनके सहयोगी दुलमीर खान ने सागर में जो मस्जिद है कटरा में, उस मस्जिद के सामने नगाड़ा बजाकर क्रांति का शंखनाद कर दिया और इस प्रकार सागर में क्रांति आरंभ हो गई। और उसके बाद वो छावनी स्थित आवास पहुंचे अंग्रेजों को कत्ल करने, लेकिन उनने देखा कि पूरे के पूरे छावनी के आवास खाली पड़े हुए हैं, पूरे अंग्रेज किले में हैं। उसके बाद वो लोग कुछ लोग सागर चले गए, कुछ लोग दमोह चले गए क्रांति को आरंभ करने के लिए। और उसके बाद आपके बखत बली को जब ये पता चला तो बखत बली ने नेतृत्व संभाल लिया सागर में किले का, सागर की क्रांति का, और उन्होंने सागर के किले में आ गए। उधर बखत बली ने पत्र भेज दिया बानपुर के राजा मर्दन सिंह को, तो वो भी मदद के लिए बानपुर राजा मर्दन सिंह भी आ गए। इधर राहतगढ़ में गड़ी अम्बा पानी के जो नवाब मंदू थे आदिल मोहम्मद खां और फाजिल मोहम्मद खां, वो मदद के लिए आ गए। और इधर बोधन दउआ जो कि सागर राजा भगत बली का सेनापति था, वो भी एक सेना को लेकर आ गया। तो आप यहाँ पर देखिए कि ये उत्तर पश्चिम में बानपुर राजा मर्दन सिंह जो कि खिमलासा और खुरई में, इसने अपना कब्जा जमा लिया और यहाँ पर वो किले को घेरे था इस तरफ से। दूसरी तरफ आप देखेंगे उत्तर और पूर्व में इस ओर से सागर राजा भगत कली की सेना लगी हुई थी और वो किले को घेरे हुए थी। इधर नीचे की तरफ आप देखेंगे बखत बली का जो सेनापति था बोधन दउआ, वो बोधन दउआ की सेना लगी हुई थी और बोधन दउआ बड़ा बहादुर था। और जैसा कि लोकगीत में हमने पढ़ा था कि बोधन भाई फिरते दउआ, मारत काट फिरत अंग्रेजन, काटत ककरी जउआ, गड़ा से रैली तक मारे फौज फिरंगी कौआ, दउआ हो रहा हुआ। और इसी प्रकार बानपुर राजा मर्दन सिंह के बारे में हमने एक लोकगीत बताया था, कहा कहिए बानपुर बारे की, मर्दन सिंह नपत जुजारे की, सेना सजन बजन रमतूला, चोटे समर नगारे की, अंग्रेजन के घरें उतर गई पैनी धार दुधारे की। और इधर नीचे पश्चिम और दक्षिण में यहाँ पर राहतगढ़ में नवाब बंधु फाजिल मोहम्मद खां और आदिल मोहम्मद खां, इन्होंने किले को घेर रखा था। अब आप देखिए कि जब ये किले के घेरे जाने की ये पूरे की पूरी घटनाक्रम की जानकारी ब्रिटेन में पहुंची और ब्रिटेन में जब लेस्टेड लंदन और पंच समाचार पत्र में ये खबर छपी कि ये इस प्रकार का एक चित्र भी है कि किले में किस प्रकार महिलाएं बच्चे कैद हैं और डरे हुए भयभीत हैं। ये जोसेफ नोबेल ने एक पेंटिंग बनाई है इन मेमोरियल, वो पेंटिंग ये है। आप 12th की हिस्ट्री की पुस्तक देखेंगे तो उसमें ये पेंटिंग आपको प्राप्त होगी। तो अब यहाँ पर ब्रिगेडियर जनरल हीरोज को भेजा जाता है। ब्रिगेडियर जनरल हीरोज यहाँ पर आते हैं इंदौर में।
अब यहाँ पे आपको बता दें कि एक छोटी सी घटना कि जब रानी लक्ष्मीबाई झांसी की शासक बनी, उस समय लड़ाई सरकार जो थी टीकमगढ़ की रानी, उसको लगता था कि मराठों ने मेरा क्षेत्र छीनकर झांसी की स्थापना की है। तो उसने सोचा कि मैं झांसी को अपने कब्जे में कर ली, क्योंकि ब्रिगेडियर जनरल गंगाधर राव की मृत्यु हो चुकी है, रानी की उम्र कम है। तो उसका जो सेनापति होता नत्थे खां भरे दरबार में लड़ी सरकार से कहता है कि मैं जाऊंगा और रानी लक्ष्मीबाई को आपके कदमों में डालूंगा, अगर मैं नहीं कर पाया तो मेरी जो बड़ी बड़ी मूछें इनको काट दी जाए। आपने देखा होगा फिल्म शराबी में एक डायलॉग था, मूछें हों तो नत्थे खां जैसी। तो ये नत्थे खां का कैरेक्टर इसी से प्रेरित है कि नत्थे खां की बड़ी बड़ी मूछें थी और वो रानी लक्ष्मीबाई पर आक्रमण के लिए जाता है, और रानी लक्ष्मीबाई उसको इतनी बुरी तरह से परास्त करती है कि अब वो किस मुँह से लड़ाई सरकार के पास जाए। तो उसको लगता है कि मैं अब वापस तो टीकमगढ़ जा नहीं सकता, उड़ीसा जा नहीं सकता, तो वो इंदौर चला जाता है और इंदौर में जाके रहने लगता है। तो ये ब्रिगेडियर जनरल हीरोज का जब सेंट्रल इंडिया फोर्स का गठन होता है इंदौर में, तो नत्थे खां से इसकी भेंट होती है और नत्थे खां कहता है आप चिंता नहीं करिए, मेरी दूल्हा जो मेरा जो व्यक्ति है वो झांसी के सेना में है और मर्दन सिंह की सेना में मेरा व्यक्ति ब्रजलाल बख्शी है, और इनके माध्यम से मैं आपको पूरी रणनीति बताता रहूँगा। तो ब्रिगेडियर जनरल की सेना चलती है और सबसे पहले आपके वहाँ से दो सेनाएं रवाना होती हैं। एक सेना स्टुअर्ट के नेतृत्व में रवाना होती है, वो शाजापुर, गुना, शिवपुरी होती हुई झांसी पहुँचना थी। दूसरी सेना रवाना होती है ब्रिगेडियर जनरल हीरोज के नेतृत्व में, जो भोपाल, विदिशा, राहतगढ़, सागर होती हुई झांसी पहुँचना था। तो इस प्रकार ब्रिगेडियर जनरल हीरोज आता है और 27 जनवरी 1829 को 27 जनवरी 1858 को राहतगढ़ का किला घेर लिया जाता है। उस समय राहतगढ़ के किले की रक्षा के लिए बानपुर का राजा मर्दन सिंह आ जाता है, सागर का राजा बखतवली आ जाता है, नवाब आदिल मोहम्मद खां, नवाब फाजिल मोहम्मद खां और मंसूर का शहजादा फिरोज शाह, ये यहाँ पर रहते हैं। लेकिन जो रणनीति होती है उस रणनीति की जानकारी ब्रजलाल बख्शी के माध्यम से हीरोज को मिल जाती है, और इस प्रकार 29 जनवरी को इन सब विद्रोहियों को परास्त कर दिया जाता है, क्रांतिकारियों को। राहतगढ़ पर ब्रिगेडियर जनरल हीरोज का कब्जा हो जाता है और जो फाजिल मोहम्मद खां थे वो पकड़े जाते हैं और उनको राहतगढ़ के किले के द्वार पर फांसी पर लटका दिया जाता है। इसके बाद 3 फरवरी को ये ब्रिगेडियर जनरल हीरोज सागर आता है और सागर में भी क्रांति का दमन कर दिया जाता है। सागर में क्रांति का दमन कर दिया जाता है और सागर जो आपका 27 जून 1857 से 370 अंग्रेज जिसमें रह रहे थे, उसका 3 फरवरी 1858 को, यानी पूरे 7 माह 7 दिन बाद 222 दिन आप देख लीजिए, आप हिसाब लगाएंगे तो 27 जून 1857 से 3 फरवरी 1858 तक पूरे 222 दिन तक अंग्रेजों को कैदी के रूप में इस किले में रहना पड़ा था। तो ये आते हैं ब्रिगेडियर जनरल हीरोज और इनको क्रांति का दमन होता है पूरे सागर क्षेत्र में, और इन 370 अंग्रेजों को किले से मुक्त करा दिया जाता है। उसके बाद ब्रिगेडियर जनरल हीरोज यहाँ से जाकर झांसी में क्रांति का दमन करते हैं। ये ब्रिगेडियर जनरल हीरोज का एक हमें पत्र मिलता है, उस पत्र में वो सागर के किले में जो महिलाओं की स्थिति का जिक्र इन शब्दों में करता है, मेरी सबसे बड़ी चिंता और व्यग्रता तो यही है कि सागर को विद्रोहियों के चंगुल से कैसे मुक्त कराया जाए। सागर के किले में बहुत सा गोला बारूद और शस्त्रास्त्रों का विपुल भंडार है। इसके अलावा इस किले में छोटी से बुढ़ी तक महिलाएं एवं बच्चे बंद हैं। अभी तक किले पर जैसे तैसे अंग्रेजों का कब्जा बना हुआ है। यह 21 दिसंबर के पत्र में उसने इस बात का उल्लेख किया था। सागर के किले में आप देखेंगे ये फांसी घर है। ये फांसी घर से यहाँ पर जो विद्रोही रहते थे उनको पकड़ लिया जाता था और यहाँ पर फांसी देकर नीचे फेंक दिया जाता था। यहाँ फन्नूसा कुआं है, फन्नूसा कुआं के पास एक बड़ा का पेड़ था, उस पेड़ पे इनको लटका दिया जाता था। तो ये इस प्रकार सागर के किले में ये घटनाक्रम घटित होता था। राहतगढ़ के किले के हमने आपको बताया किस प्रकार 29 जनवरी को राहतगढ़ के किले पर कब्जा कर लिया गया। इसके बाद सागर में क्रांति का दमन इन्होंने कर दिया और यहाँ से सागर से जो हीरोज की सेना है वो रानी लक्ष्मीबाई के यहाँ गई। एक बार फिर ब्रिगेडियर बानपुर के राजा मर्दन सिंह और सागर के राजा बखत खली ने मदनपुर घाट पर, नारायण की घाटी पर डेरा जमाया कि वे किसी भी तरह से ब्रिगेडियर जनरल हीरोज को रोक लें। लेकिन ब्रजलाल बख्शी ने जब यह जानकारी दे दी तो ब्रिगेडियर जनरल हीरोज ने क्या किया कि एक छोटी सेना भेजी।
छोटी सेना नारायण घाट पे भेजी, तो जैसे ही पता चला तो पीछे से मर्दन सिंह आ गया और उधर पीछे से मुख्य सेना आ गई। तो इस प्रकार उस घाटी में जहाँ पर भी अंग्रेजों की सेना को घेरना चाहते थे, दोनों राजा घिर गए। उनको पराजय का सामना करना पड़ा, लेकिन दोनों राजा फिर भी भाग निकले। और उसके बाद ब्रिगेडियर जनरल ह्यूरोज ने 3 अप्रैल को झांसी में क्रांति का दमन किया और फिर झांसी की रानी कोंच पहुँच गई। कोंच में जब युद्ध हुआ तो कोंच से भावी पराजय हुई और उसके बाद कालपी पहुँचे। तो मर्दन सिंह और सागर राजा भगत बली को कालपी बुलाया गया था। जो मैंने पत्र का उल्लेख किया था वो पत्र यहीं से रानी लक्ष्मीबाई ने लिखा था मर्दन सिंह को कि आप आइए और यहाँ पर आइए। एक बार फिर पत्र का आपको उल्लेख करूँ, श्री श्री महाराजा मर्दन सिंह जूदेव एते श्री श्री महारानी लक्ष्मीबाई, आप पर अपन के समाचार भले चाहिए, आप पर अपन की व सागर बारे की व नाना साहब की सलाह हुई थी कि स्वराज भाव चाहिए, यही सलाह पे डटो रहने हैं। कायसे कि भारत अपन को देश है, ये विदेशन की गुलामी करबो अच्छो नहीं है, इनसे लड़बो अच्छो है। पाती समाचार देवे में आवे, मिति क्वारवधी संबत 1914 मुकाम कालपी। तो ये पत्र हमें बताता है कि मर्दन सिंह को रानी बुलाती है, लेकिन मर्दन सिंह और बकत बली ब्रिगेडियर जनरल हीरोज मेजर ओर से कहता है कि आप कैसे भी करके मर्दन सिंह और बकत बली को रोकिए। और इस प्रकार पूरे इस दौरान मेजर ओर बकत बली और मर्दन सिंह को रानी से मिलने नहीं देता और इसीलिए रानी को लगातार पराजय का सामना करना पड़ता है और ग्वालियर में आखिरकार उनकी लड़ते लड़ते मृत्यु तक हो जाती है। जब उनकी मृत्यु होती है 18 जून 1858 को, तो बकत बली और मर्दन सिंह को भी लगता है कि अब हम भी कुछ नहीं कर सकते। तो 5 जुलाई को मर्दन सिंह आत्मसमर्पण कर देते हैं और 6 जुलाई को सागर राजा बकत बली आत्मसमर्पण कर देते हैं और इन दोनों को हकीम राय की हवेली लाहौर में नज़रबंद कर दिया जाता है। इसके बाद जो किला था वो अंग्रेज़ों के कब्जे में आ जाता है। 1 जनवरी 1906 को किले में पुलिस प्रशिक्षणशाला स्थापित होती है और 1936 में यह पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय में परिणत हो जाती है। तो अपने द्वारा अर्जित ज्ञान में आम जनता की भागीदारी मेरे लेखन का प्रमुख उद्देश्य रहा है। तो इस प्रकार ये पूरा का पूरा सागर का इतिहास मैंने आपके सामने रखा। तो सागर का ये इतिहास अत्यंत ही गौरवशाली इतिहास है और निश्चित रूप से यह इतिहास ये गाथा है, सागर की गौरव गाथा है, ये महत्वपूर्ण गौरव गाथा है। तो मैंने ये सागर, अगर आपके समझ कोई प्रश्न है, कुछ अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी। हेलो, आप लोगों में से किसी का कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं सर से। सर, वन क्वेश्चन। सर हेलो, हाँ जी। सर हाँ जी। सर, आई एम पॉल्लव सरकार फ्रॉम कोलकाता। सर, आई हैव रेड फिलिप मेडोज ए कन्फेशन ऑफ ए ठगी and where there is mentioned that Sagar was famous for these ठगी people। आवाज Actually, आवाज साफ नहीं आ रही है। now sir, can you hear me? हाँ, yes, I am hearing you. Tell me. Sir, I have read a book of Philip Meadows, A Confession of a Foggy. हाँ जी। And in that book, Sagar was mentioned very vividly. And I want to know, sir, what is the actual cultural context in which the Foggy people developed in the region of Bundelkhand? एक्चुअली What was the cultural context? कल्चरल कॉन्टेस्ट हमने आपको, जैसे कि पहले वाले में भी आपको बताया था, जो पहला हमारा सेशन था उसमें बताया था कि कल्चरल दृष्टि से एरन के बारे में मैंने आपको बताया कि एरन एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण कल्चरल साइट है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो गुप्तकालीन अवशेष हैं, विष्णु जो आपका एक्चुअली उस समय गुप्त काल में विष्णु के अवतारों का बड़ा महत्व था। तो यहाँ पर पशुबरा की विशाल प्रतिमा है। पशुबरा और नरबरा दोनों ही प्रतिमा यहाँ पे हमें मिली हैं। नरबरा की प्रतिमा आज सागर विश्वविद्यालय का जो प्राचीन भारतीय इतिहास विभाग है उसका जो गेट है उस पर नरबरा की प्रतिमा आज लगाई गई है, वो भी अत्यंत खूबसूरत है। और आप पशुबरा की प्रतिमा देखेंगे वो आज एरन में मौजूद है और वहाँ पर उस पशुबरा की प्रतिमा पर एक तोड़माड़ का अभिलेख भी है। उस अभिलेख से भी यहाँ की कल्चरल स्थिति की जानकारी मिलती है। और एरन आपको बता दें कि जो सती ट्रेडिशन
ट्रेडिशन ऑफ सती जो है यहाँ पर रहती थी, उसका उल्लेख भी पहला जो इंस्क्रिप्शनल हमारे पास जो प्रूफ है, अभिलेखाकारी जो हमारे पास जो प्रमाण है वो एरण से मिलता है। ये 510 ईस्वी का एरण का, भानुगुप्त का एरण अभिलेख है, जिसमें सती प्रथा के बारे में जानकारी मिलती है। और आपका खजुराहो तो आप सब जानते ही हैं कि एक तरह से सांस्कृतिक राजधानी थी चंदेलों की, और बुंदेलों के समय भी खजुराहो महत्वपूर्ण था। और आज भी आप देखिए खजुराहो में कई महोत्सव होते हैं, जितने भी फिल्म फेस्टिवल होते हैं, और खजुराहो आज भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर कल्चरल दृष्टि से ये अत्यंत समृद्ध प्रदेश रहा है। मतलब यहाँ पर आपके जितने भी एविडेंस हमें मिलते हैं वो कल्चरल दृष्टि से इस क्षेत्र की डेवलप्ड पोजीशन को बेहतर ढंग से बताते हैं हमें। Okay, thank you. Hello sir, I have one question. This is Santosh Kumar Malik sir. Can you hear me sir? Yes, tell me. Yes sir. In India, in the very beginning, you were talking about the Lakh Banjaras Yes. of the Sagar. Can you just mention it again? Who are those Lakh Banjaras and why are they called so? एक्चुअली लाखा बंजारा ये कोई व्यक्ति का नाम नहीं है। ये इसके बारे में जो हमें एविडेंस मिलते हैं वो पता चलता है कि यहाँ पर बाला भेट है, और बाला भेट का ये रहने वाला था, और वहाँ पे बंजारायु बाखर है, उसमें आज भी नमक और गुड़ की खुशबू आती है। तो वो जिस बंजारे के पास, द बंजारा हु हैव मोर देन 1 लाख बुलक्स एंड काउज, वो लाखा बंजारा कहा जाता था। तो इसको लाखा बंजारा की उपाधि मिली हुई थी, और ये यहाँ पर अपना पड़ाव डालता था, और ये पूरे भारत में नमक गुड़ का व्यापार करता था। नमक गुड़ का पूरे भारत में इसका व्यापार था, और यहाँ पे अपने जो जानवर थे, इसके जो बुलक्स थे या काउज थी, वो जो पानी की स्कैर्सिटी और वाटर जो डेथ हो रही थी, उस डेथ को रोकने के लिए वो यहाँ पर ही डग द टैंक। और एक्चुअली तालाब खुदवाने की जो परंपरा है वो आप देखेंगे बुंदेलखंड के जितने भी राजा हैं उन सब का, आप बुंदेलखंड का इतिहास देखिए, ये मेरी खुद की पुस्तक बुंदेलखंड का इतिहास है, और उसके बाद एक काशी प्रसाद त्रिपाठी हैं, उन्होंने बुंदेलखंड में जल प्रबंधन वो किताब लिखी है। बुंदेलखंड के दुर्ग एक पुस्तक है काशी प्रसाद त्रिपाठी की। तो आप देखेंगे कि इन सभी में तालाब का विशेष रूप से बताया गया है, तालाब खुद। तो इसी तालाब खुदवाने की परंपरा में उसने यहाँ पर तालाब बनवाया, और तालाब में जब पानी नहीं निकला तो मैंने आपको बताया कि जो वरुण देव उसकी एक किंवदंती है, मतलब हियर से एक जो रहता है आपकी ओरल ट्रेडिशन। आपको बता दें कि जब तक हमारे पास उस ओरल ट्रेडिशन का कोई दूसरा काट उपलब्ध नहीं है, तब तक हम इतिहासकार उस ओरल ट्रेडिशन को अपने साथ रखते हैं। तो ये ओरल ट्रेडिशन जो है वो यहाँ पर जनमानस में है कि उसने वरुण देवता ने स्वप्न दिया कि अगर आप अपने पुत्र और पुत्रवधू मिट्टू और सुकिया का बलिदान कर दें तो यह तालाब पानी से भर जाएगा, और उसके बाद इस तालाब में पानी आ जाता है। तो इस प्रकार ये तालाब आज तक, तब से लेकर आज तक पानी से लबालब भरा हुआ है। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जी। हेलो सर। हाँ, यस। नमस्ते सर, मैं आपके लिए कुछ बोलना चाहूंगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, श्योर श्योर श्योर। तार जलाए जवानी दे, गज बजाए दे, सन्मान ही कीजिए। तो बहुत अच्छा लगा सर आपको सुन के, लेकिन मेरी एक शंका है कि ये अपने देश की इतना गौरवशाली इतिहास है, सभी सागर का या फिर मध्य प्रदेश, लेकिन ये इतिहास में ऐसे सिर्फ मुगलों का या फिर अंग्रेजों का ही क्यों बताया जाता है? मतलब अपना इतिहास कहीं खो गया है, ऐसे बच्चों तक नहीं जा पा रहा है। एक्चुअली आपको बताएं, क्या टिप्पणी है? बिल्कुल सही कहा आपने। असल में आपको देखिए इतिहास लेखन की परंपरा में जब ब्रिटिश सत्ता यहाँ पर स्थापित होती है तो जेम्स मिल उन्होंने भारत का इतिहास लिखा 3 वॉल्यूम में, और उसको नाम दिया हिंदू सभ्यता, मुस्लिम सभ्यता, क्रिश्चियन सभ्यता। और इस प्रकार उन्होंने सबसे पहले इतिहास में सांप्रदायिकता प्रतिरूपित की। और एक व्यक्ति जो ब्रिटेन में रहकर भारत का इतिहास लिखता है, उसका इतिहास लिखने का उद्देश्य ये था कि वो यह बता सके कि भारत ब्रिटेन से सभ्यता के स्तर पर कितना नीचे है। और उसके बाद हमारे जो तथाकथित इतिहासकार हैं, आप देखिए कि जो बड़े बड़े इतिहासकारों की पुस्तकें देखेंगे उनमें जो रेफरेंस के रूप में जेम्स मिल की पुस्तक का जिक्र है। मतलब जो व्यक्ति कभी यहाँ पर आया नहीं
उस व्यक्ति को रेफरेंस के रूप में यूज किया जा रहा है। और फिर अभिलेखागारी स्रोतों पर विशेष ध्यान दिया गया। और उसके बाद जो मैकाले था, मैकाले ने लिखा भी है, कहा भी है कि मैंने पूरे भारत को घूमा है और पूरे भारत में मैंने देखा है कि यहाँ पर ना कोई चोर है और ना कोई दुखी है, और यहाँ की संस्कृति, यहाँ की विरासत अत्यंत महान है। और हमें अगर सागर भारत को जीतना है तो पहले इनके अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डालना पड़ेगा। और उसके बाद उसने अंग्रेजी शिक्षा का आरंभ किया। और आप देखिए उसका जो प्रण था, जो सोच थी, वो कितनी सही निकली कि यहाँ पर अंग्रेजी शिक्षा आरंभ हुई। और आज अंग्रेजी को इतना महत्व दिया जाने लगा कि अंग्रेजी भाषा जो रहती है वो ज्ञान संप्रेषण का माध्यम होती है, लेकिन अंग्रेजी को हमारे यहाँ ज्ञान का सूचक मान लिया गया है। जो अंग्रेजी बोल लेता है वही ज्ञानी है। और इसीलिए अभिलेखागारी स्रोतों की बात की गई, क्योंकि अभिलेखागार की जो सोर्सेज थे, दीज आर ऑल आर जो आर्काइवल सोर्सेज है, दे आर इन इंग्लिश। और एक सामान्य इतिहासकार उसको ना पढ़ के वो सिर्फ वही इतिहासकार उसको बेहतर ढंग से पढ़ सके। इवन मैंने जब देखा तो उनकी जो इंग्लिश भी है इतनी ऐसी इंग्लिश है कि उसको पढ़ना आसान नहीं है। यहाँ उसमें मैं देख रहा था हिरोली मौजा लिखा हुआ था। आई एम सो मच कन्फ्यूज और आई टॉक टू सो मैनी पीपल्स कि ये हिरोली मौजा क्या है। और बाद में मैंने देखा कि एक्चुअली वो एच ना होकर एन था और ये नरियावली था। तो इस प्रकार उसको पढ़ना बड़ा मुश्किल है। तो हमारा जो इतिहास लिखा गया वो अभिलेखागारी स्रोतों के आधार पर लिखा गया। तो रीजनल हिस्ट्री पर ये कहा गया कि भाई रीजनल हिस्ट्री लोकगीतों पर है, लोक कथाओं पर है, और इस पर हम विश्वास नहीं कर सकते। और यही कारण है कि राष्ट्रीय इतिहास लेखन में न पारिषद का नाम हमें मिलता है। अगर द्विज किशोर का पारिषद को कटक नहीं मिलता तो हम कभी पारिषद को नहीं जान पाते। और छत्रसाल की जो घटना मैंने लोकगीतों के माध्यम से दी गई वो भी हमें सामने नहीं आई। और फिर कोई इतिहासकार इतना प्रमुख हुआ नहीं। मतलब क्या होता है आपको बताएं कि ये रीजनल हिस्ट्री तभी सामने आ पाएगी जब इतिहासकार वहाँ के रीजनल हिस्ट्री पर काम करेंगे और अपने इतिहास को सामने रखेंगे। जैसे मैंने आपके सामने बुंदेलखंड का इतिहास रखा, फिर सागर का इतिहास रखा। तो आप देख सकते हैं कि मैंने एक तो सागर के इतिहास को, इतने बड़े इतिहास को आपके आगे 90 मिनट में रखा, और फिर उसके बाद एक छोटी जगह के इतिहास को विस्तार करते हुए मैंने 90 मिनट में आपके सामने रखा। तो एक तरह से मेरी भी आपके जो डायरेक्टर साहब ने परीक्षा ली कि पहले आप संक्षिप्त करिए और फिर विस्तार करिए। और मुझे लगता है कि मैं, ये तो आप ही बता पाएंगे कितना सफल रहा। तो इस प्रकार हम सर बहुत 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 अच्छा, मतलब फैंटास्टिक, बहुत ही अच्छा। आपका ये जो आपने जो जवाब भी दिया तो बहुत अच्छा, मतलब बहुत, मतलब अलग ही कि यू आर सच अ टैलेंटेड पर्सन। हाँ, अंग्रेजी बहुत ही हो गया, बट अभी कर नहीं सकते कुछ, बट अपना इतिहास संजो के रखना अपनी जिम्मेदारी है, और आप जैसे लोग हैं तो हो पाएगा डेफिनेटली सर। थैंक यू Thank you मैडम। so एक much. one last question from participant, one last question. यदि किसी का कुछ और कोई किसी का क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन कर ले, एक क्वेश्चन के लिए अपने पास समय है। हाँ जी, यस सुन पा रहे हैं, बोलिए। हाँ जी, थोड़ा आवाज कम आ रही है आपकी, थोड़ा बोलिए, जोर से बोलिए, लाडली। लक्ष्मीबाई की पोती का नाम क्या है? बताइए ना। किसका? लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई का पोती का नाम बालाजी गोविंद। ये गोविंद। हाँ, गोविंद बल्लाल खैर, जो गोविंद पंत बुंदेला, उनके पुत्र का नाम है बालाजी, और बालाजी की पत्नी का नाम है लक्ष्मीबाई। और बालाजी के पुत्र का नाम रघुनाथ राव, और रघुनाथ राव की पत्नियों के नाम थे रुक्माबाई और राधामाई। हाँ जी, और उधर भी आप देखिए, आपका मधुकर शाह की पत्नी का नाम गणेश कुंवर था, छत्रसाल की पत्नी का नाम देव कुंवर था, जूझर सिंह की पत्नी का नाम चंपावती था, और जो संता रुद्र प्रताप की पत्नी का नाम मेहमान कुंवर था। मेरा 3:45 पे। हाँ जी, हरु मंडल जी, हम लोग कोशिश करेंगे आपको डिटेल जो है सर से लेके आपको प्रोवाइड करने का, है ना? ओके, थैंक यू। हाँ, मैं इसका जो मटेरियल है वो मैं HRD जी के पंकज जी को अवेलेबल करा दूंगा। तो बुंदेलखंड का इतिहास और सागर का इतिहास
ये आपको रिटर्न में भी चाहिए होगा तो आपको ये अवेलेबल हो जाएगा, PDF फाइल में भेजने का प्रयास करें। जी मैं पढ़ूंगा, अच्छी तरह से पढ़ूंगा। जी आगे जो सुना था आपके पास तो बहुत अच्छा लगा, और उसका इतिहास, सागर का इतिहास, आर्टिका का इतिहास बहुत अच्छा लगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मेरे ख्याल से चूंकि समय की सीमा है सर, और आपके इतने शानदार व्याख्यान के बाद हम लोग बहुत सभी जितने नए पार्टिसिपेंट हैं दे आर वेरी मच हैप्पी टू हियर द हिस्ट्री ऑफ बुंदेलखंड एंड हिस्ट्री ऑफ सागर। एंड नाउ आई रिक्वेस्ट वन ऑफ द पार्टिसिपेंट हु विल डिलीवर द वोट ऑफ थैंक्स, प्लीज। यस सर, हेलो हाँ यस हाँ जी सर, अनन्या सरकार। अनन्या जी, आप अपना दीजिए वोट ऑफ थैंक्स, डिलीवर हाँ। करिए। Okay, thank you. Firstly, I'd like to show my gratitude to UGC-sponsored faculty induction program for giving me the opportunity to owe my vote of thanks. सबसे पहले मैं प्रोफेसर ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ उनके उत्कृष्ट भाषण सागर का गौरवशाली इतिहास के ऊपर। सागर के बनने के पीछे की इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो उन्होंने हमारे श्रद्धेय रिसोर्स पर्सन प्रोफेसर श्रीवास्तव जी ने बहुत उत्तम तरीके से पेश किया। सागर के नाम के पीछे की इतिहास, लाखा बंजारों की इतिहास, पुत्र और पुत्रवधू के जो बलिदान की इतिहास, गौरवमय इतिहास, सबको उन्होंने बहुत लूसिड और इंटरेस्टिंग तरीके से हमारे सामने पेश की है। I am also thankful for explaining the chronology and the sequential order of Talab, Kila and Basti, which was a gift from the Lakha Banjara. Finally, he also explained to us about the glorious past explained in a continuum and about the Brigadier General of Heroes' views, and the participants are very much helpful in understanding the identity of the history which was quite unknown to us. उन्होंने हमारे सामने सौगर से सागर नाम की जो रचना है उनको भी बहुत अच्छी तरीके से पेश की और बुंदेला रिबेलियन के बारे में भी बोला। I also take my deep pleasure to owe my gratitude and thanks to Dr. R.T. Bedre, Director, HRDC, Dr. Hari Singh Gaur Vishwavidyalaya, Sagar, and Dr. Pankaj Singh, Coordinator of the Faculty Induction Program 1 2020, and to all the Pan-Indian participants who feel privileged to be a part of this induction program. I myself thank my regards to all of you, Ms. Ananya Sharkar, Nagpur College, Assistant Professor, Department of Geography from West Bengal. Thank you all. Over to you, sir. थैंक यू। थैंक यू अनन्या जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से हिंदी बोला और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आप हम सभी के बीच में बांग्ला भाषी होने के बावजूद भी बहुत अच्छे से आपने वोट ऑफ थैंक्स हिंदी और इंग्लिश मिलाकर बोला, एंड दैट इज़ वेरी काइंड ऑफ यू, एंड आई होप कि आगे भी हमारे पार्टिसिपेंट ऐसा करेंगे। और मैं प्रोफेसर श्रीवास्तव सर को पुनः धन्यवाद दूंगा कि वो हमारे बीच आए और उन्होंने अपने नॉलेज से इतिहास के नए आयाम के बारे में बताया। और पार्टिसिपेंट्स, एज प्रोफेसर श्रीवास्तव टोल्ड अस that our history has been written by the imperialist, basically the Europeans, the Britishers, and after that we have just copied the European historians and the imperialist historians. But this is the right time when we can start our own history, we can write our own history, and we can use several sources such as oral sources, those sources which Professor Srivastav discovered in his research of Bundelkhand and history of Bundelkhand. Thank you, sir. Thank you so much, and we are very thankful to you for a wonderful lecture, and hopefully we will listen you again very soon. Thank you, sir. थैंक यू।